नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। ये एनटीपीसी और दिल्ली पुलिस के लिए ये टारगेटेड क्लासेस चलाई जा रही हैं। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो उसको ज़रूर देखें। तो लास्ट डे पे कल जो हमने फिजिक्स की क्लास पढ़ी थी, फिजिक्स के बारे में कुछ चीज़ें पढ़नी थी, तो आज उसको कंटिन्यू कर रहे हैं और बहुत कुछ जानने को मिलेगा। आज आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलेंगी। चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज मैं जो है स्टार्ट करने वाला हूँ, वो करने वाला हूँ रेस्ट और मोशन से, कि रेस्ट क्या चीज़ होती है एंड मोशन मोशन क्या चीज़ होती है। मतलब ये क्या है, ये क्या मतलब, इनका मतलब क्या है। तो देखिए मैं आपको बताऊं, चीज़ों को नोट डाउन करते चलिएगा। देखिए जो रेस्ट है और जो मोशन है, ये एक तरीके से पोजीशंस हैं। ये एक पोजीशन है, ये रेस्ट भी एक पोजीशन होती है। बस पहले इतना समझ लीजिए आप, रेस्ट और मोशन एक ये पोजीशन है। अब जैसे कि एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि मान के चलिए ये एक कार है, ठीक है, ये एक गाड़ी है, ये गाड़ी इस टाइम खड़ी हुई है, ठीक है। तो ये इसमें आप देख के क्या बोलोगे उसको, कि कार जो है वो क्या है, रेस्ट पोजीशन में है। आपने इसकी पोजीशन बता दी। समझ रहे हैं आप मेरी बात। अब मैं बोलता हूँ कि यही एक गाड़ी जो है, ये एक गाड़ी है जो है, ये एक गाड़ी है, ये बहुत तेज स्पीड से जो है ये बढ़ रही है। तो क्या हुआ यहाँ पर, क्या हुआ, पोजीशन चेंज हो गई। तो कार जो है वो हो गई मोशन में हो गई। कार जो है, कार की पोजीशन क्या हो गई, वो मोशन हो गई। इतना आपके समझ में आ गया कि रेस्ट का मतलब क्या होता है और जो है मोशन का मतलब क्या होता है। क्योंकि इससे अब हम चीज़ें आगे पढ़ने वाले हैं। रेस्ट और मोशन से आपके मतलब मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ रहा हूँ। अब एक टर्म आती है डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या चीज़ होती है। डिस्टेंस का मतलब मान के चलिए हिंदी में बोलेंगे इसको दूरी। दूरी क्या होता है, मतलब क्या होती है दूरी। और जो चीज़ें मैं आपको बोलूँ उन चीज़ को नोट डाउन जरूर करते हैं ना, क्योंकि वहां से सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपको सिंपल सिंपल पता तो रहती हैं चीज़ें, लेकिन जो क्वेश्चन बनता है वो चीज़ आपको नहीं पता होती है। तो मैं आपको जो मैं बोलूँ उसको नोट डाउन करते जाना। डिस्टेंस क्या होता है, सबको पता है कि हाँ भाई, जो हम दूरी चलते हैं उसको हम जो है डिस्टेंस बोलते हैं। बिल्कुल सही बात है, ये चीज़ हमको पता है। लेकिन आप इसको फिजिक्स की भाषा में कैसे बोलते हैं। फिजिक्स की भाषा में बोलते हैं कि किसी किसी भी समय में, किसी भी समय में, किसी भी समय या टाइम में कोई पाथ पाथ को लिख लो आप हिंदी में, कर्व कह लो या फिर कुछ कह लो, कोई ऐसे कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस, हिंदी में कह लो आप कर्व कह लो। कोई कर्व या कोई पाथ हम जो कवर करते हैं, ठीक है, पाथ कवर करते हैं, उसे हम दूरी बोलते हैं, उसे दूरी बोलते हैं। अब ये भी वही भाषा है, बस थोड़ा दो चार वर्ड ऐड करके बता दिए तो थोड़ी अच्छी दिखने लगी, लेकिन बात वही है। समझ में आ गया होगा। लेकिन मेन बात क्या है, अब जो नोट डाउन करने वाली बात है उसको नोट डाउन कर लो। क्या, कि ये तो हमें पता चल गया कि डिस्टेंस को हम जो है क्या नाम है, दूरी बोलते हैं, और डिस्टेंस एक सदिश राशि है, कि स्केलर क्वांटिटी है। तो एक क्वेश्चन तो ये बन गया कि डिस्टेंस कैसी राशि है। डिस्टेंस जो है वो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। और दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है, जो क्वेश्चन के रूप में आता है, मैं रेड पेन यूज कर ले रहा हूँ, वो ये है कि डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। ये नेगेटिव का साइन है, इस पर क्रॉस लगा लो। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव में रहती है। समझ रहे हैं मेरी बात। डिस्टेंस जो है वो हमेशा पॉजिटिव में रहेगी। क्वेश्चन ऐसे आता है कि दे देगा निम्न में से कौन सी राशि कभी ऋणात्मक नहीं होती। उसमें बोल दिया उसने डिस्टेंस बोल दिया, उसने डिस्प्लेसमेंट बोल दिया, एक्सेलरेशन बोल दिया, वेलोसिटी बोल दिया। तो आप डिस्टेंस पे टिक मार के आओगे। ये जो चीज है ना, ये पता होनी चाहिए, यहां से क्वेश्चन बनता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात। तो इसको नोट डाउन कर लेना।
कि दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती, नेगेटिव नहीं होती। ठीक है, डिस्टेंस को कभी भी हम नेगेटिव में नहीं लेते हैं। तो ये चीज़ आप समझ गए। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इस चीज़ को मैं मार्क कर दे रहा हूँ। चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं। तो डिस्टेंस समझ में आ गया। अब आगे बढ़ रहा हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आपका? डिस्प्लेसमेंट ये है कि जैसे कि मान के चलिए, एग्जाम्पल से समझेंगे ज़्यादातर चीज़ें जिससे कि बैठ जाएं। ये एक ब्लॉक है और ये यहाँ तक हो गया। ठीक है, ये एक ब्लॉक है, ये यहाँ तक गया। ये मान लेते हैं हम, इसकी आई मान लें इनिशियल पोजीशन थी और एफ मान लेना इसकी फाइनल पोजीशन थी। और इसके बीच में जो दूरी थी ना, ये डी थी, स्मॉल टी। समझ गए आप? ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि जो दूरी है, बस वही चीज़ बोली गई है, बस थोड़े अलग तरीके से। क्या डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि अगर कोई वस्तु या फिर कोई भी ऐसी चलित वस्तु, डायनेमिक चीज़ या फिर जो है कोई मोशन बॉडी, वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर कर लेती है, उसको हम डिस्टेंस बोलते हैं। प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड मतलब आपका मतलब ये कि जो है बशर्ते कि वो स्ट्रेट मोशन कर रही हो। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के लिए। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट ये हो गया आपका, समझ में मेरे ख्याल से आया होगा। लेकिन इसमें जो अब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, नोट करके लिख लीजिए। डिस्प्लेसमेंट जो होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है जो, वो नेगेटिव भी होता है और वो पॉजिटिव भी हो सकता है और वो ज़ीरो भी हो सकता है। ये चीज़ नोट डाउन कर लेना। ये चीज़ यहाँ से क्वेश्चन बनता है। समझ रहे हैं मेरी बात? अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब लेते हैं वेलोसिटी को। आपको मैंने कल भी बताया था कि वेलोसिटी और स्पीड में क्या डिफरेंस होता है। जब हम डायरेक्शन को लेके नहीं चलते हैं तब वो स्पीड कहलाती है, और जब हम पर्टिकुलर डायरेक्शन, फिक्स कोई डायरेक्शन बता देते हैं तब वो वेलोसिटी हो जाती है। ठीक है, तो वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी भी कुछ वेलोसिटी क्या हो गई कि आपका, इसमें भी वही सेम चीज़ है। वेलोसिटी में कोई कोई बॉडी है, मोशन बॉडी, वो पर्टिकुलर स्पीड से चल रही है। ठीक है, तो जो है चेंज इन डिस्टेंस पर यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस चेंज हो जाता है, उसको हम वेलोसिटी बोलते हैं इन अ फिक्स डायरेक्शन। मतलब कि अगर कोई बॉडी जो है, मान लेते हैं वेलोसिटी की मैं आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ। अगर कोई बॉडी u की स्पीड से चल रही है, ये एक बॉडी है जो u की स्पीड से चल रही है, तो डिस्प्लेसमेंट, तो वेलोसिटी क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट में कितना चेंज आता है पर यूनिट टाइम में। यहाँ से ये u की स्पीड चल रही है, यहाँ पर आई और इसने जो है x डिस्टेंस कवर करा t टाइम में। तो वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? वेलोसिटी की डेफिनेशन हो जाएगी आपकी कि आपका चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। ये आपकी क्या हो गई? ये आपकी हो गई वेलोसिटी। मतलब पर यूनिट टाइम में कितने समय में उसने कितनी दूरी, कितना डिस्टेंस चेंज कर दिया। चेंज करने का मतलब है कितना डिस्टेंस कवर कर लिया। देखिए, अगर सिर्फ स्पीड की, अगर हम दूरी स्पीड की बात करेंगे तो हम ये बोलते हैं ना कि हाँ 10 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में 10 किलोमीटर कवर करेगी। ठीक है, लेकिन वेलोसिटी में क्या है? वेलोसिटी में हम ये बोलेंगे कि पहले 0 थी, अब 10 आ गया, तो चेंज कितना आ गया? 10 का चेंज आया। कितने? 1 घंटे में। तो बस बताने का तरीका अलग अलग है। ठीक है, लेकिन सिंपल सी बात है, डायरेक्शन और स्पीड और वेलोसिटी में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि स्पीड, वेलोसिटी में डायरेक्शन भी काउंट करते हैं, डायरेक्शन भी होता है, और स्पीड में डायरेक्शन नहीं होता। यही एक सबसे बड़ा डिफरेंस होता है वेलोसिटी और स्पीड में। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। बाकी की डिस्प्लेसमेंट समझ गए आप, डिस्टेंस समझ गए आप। डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको बता दिया कि जो है कितना, जो है डिस्टेंस में कितना डिस्टेंस में चेंज आया है। ठीक है, और वेलोसिटी हो गई। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन की।
ठीक है, अब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की। त्वरण, इसको हिंदी में बोलते हैं त्वरण। त्वरण बोलते हैं इसको, शायद ऐसे ही लिखेंगे। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? देखिए, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में बहुत माइन्यूट सा अंतर होता है। क्या? अब वो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एक्सेलरेशन होता है क्या? बहुत लोगों को ये चीज़ नहीं कन्फर्म, मतलब थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में क्या अंतर होता है। देखिए, वेलोसिटी में आपने देख लिया कि डिस्प्लेसमेंट में कितना चेंज आ रहा है पर यूनिट टाइम में। एक्सेलरेशन भी यही बिल्कुल सेम है, बस उसमें क्या है, हम इसमें ये बोलते हैं वेलोसिटी में कितना चेंज हो रहा है पर यूनिट टाइम में, उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। जैसे कि मान के चलिए ये एक बॉडी है जो अभी 1 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, ठीक है। अब 1 घंटा हो गया, 1 घंटे में इसने 1 किलोमीटर की दूरी तय करी, ठीक है। अब यहाँ पर आके इसने स्पीड बढ़ा दी, अब ये चल रहा है 2 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। और 2 किलोमीटर पर, अब 1 घंटा यहाँ पर हो गया तो यहाँ इसने अब 2 किलोमीटर दूरी तय कर ली। अब यहाँ पर आया, यहाँ पर इसने स्पीड कर ली अपनी 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और अब जैसे 1 घंटा हुआ तब इसने अपनी स्पीड कर ली, तब इसने कवर करी डिस्टेंस 3 किलोमीटर, ठीक है। तब आप मुझे ये बताइए कि इसका एक्सेलरेशन कितना हो गया। कुछ नहीं करना, आप देखो कि आप ये चीज देख रहे हो कि ये 1 किलोमीटर, ये जो 1 किलोमीटर है ये वाला, ठीक है, और ये जो 2 किलोमीटर है, इसमें डिफरेंस कितना है? 1 का। और ये 3 और 2 में डिफरेंस कितना है? फिर 1 का। मतलब 1 किलोमीटर से 1 से ये अपनी स्पीड में चेंज ला रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो गया? 1 जो है इसका एक्सेलरेशन हो गया। अब उसको मीटर पर सेकंड, आप जिसमें मानोगे उसमें आप मान लें, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में मानो तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में हो जाएगा, और किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में मानो तो किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में हो जाएगा। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने बस आपको बताया कि एक्सेलरेशन होता क्या है, कि एक्सेलरेशन आपका समझ में आ गया ना। अगर एक्सेलरेशन का मतलब ये है कि स्पीड में, वेलोसिटी में चेंज आना है, वेलोसिटी में चेंज आएगा तो ही एक्सेलरेशन होगा। अगर जैसे कि मान के चलिए कि ये दिल्ली है, ये दिल्ली है, ये है आपका मान के चलिए नागपुर, ठीक है। अब क्या हुआ कि यहाँ से एक बॉडी, यहाँ से एक कार चलती है और वो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है और यहाँ पे पहुंच जाती है। समझ रहे हैं मेरी बात? ये दिल्ली से जो है नागपुर जो है 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है और जो है वो नागपुर पहुंच जाती है। लेकिन हुआ क्या कि यहाँ पर ना जो स्पीड है, जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी जो है वो चेंज नहीं होती, वो 100 किलोमीटर ही रहती है हमेशा। तो आप मुझे ये बताइए, क्या यहाँ पे एक्सेलरेशन होगा? यहाँ पर एक्सेलरेशन होगा 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आया, वेलोसिटी में नो चेंज। वो 100 किलोमीटर पर आवर से चल रहा था और जब वो पहुंचा, मतलब उसने बीच के डिस्टेंस में कोई चेंज ही नहीं करा, तो एक्सेलरेशन में चेंज ही नहीं आया। मेरे ख्याल से समझ गए ना, एक्सेलरेशन वहीं जनरेट होगा, वहीं बने आएगा जहाँ पे वेलोसिटी चेंज होगी। तो मेरे ख्याल से इससे अच्छा एग्जाम्पल आपको नहीं मिलेगा एक्सेलरेशन के लिए। तो एक्सेलरेशन समझ गए, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। अब मैं नीचे डेफिनेशन फॉर्मूले के, अब मैं नीचे डेफिनेशन लिख रहा हूँ। एक्सेलरेशन आपका त्वरण जो है वो क्या हो गया? एक्सेलरेशन हो गया चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। इसको आप ऐसे ही बता सकते हैं कि मान लीजिए चलिए आपने शुरू करी, आपकी शुरू में स्पीड थी वो u थी, ठीक है, और बाद में आपकी v हो गई। तो v आपकी स्पीड थी और u पहले, v आपकी स्पीड बाद वाली हो गई, u आपकी पहले थी अपॉन t। अगर बेसिक देखेंगे ना तो एक तरीके से ये फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन का, इसको नोट डाउन कर लेना। जब कभी कभार अगर पेपर थोड़ा ठीक ठाक आता है तो यू वी टी दे देगा, एक्सेलरेशन पूछ लेगा आपका उस बॉडी का 1 नंबर में 1.5 नंबर में,
इस तरीके से क्वेश्चन जो है आपका जो है बन जाएगा, जिसमें v जो है मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, v जो है वो फाइनल वेलोसिटी है और u जो है वो इनिशियल है। ठीक है, ये u और v इनिशियल वेलोसिटी और ये जो है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक्सेलरेशन। मेरे ख्याल से एक्सेलरेशन समझ में आया होगा आपको। एक्सेलरेशन आप कभी नहीं भूलोगे आप, क्यों? एक्सेलरेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में कितना चेंज हो रहा है पर यूनिट टाइम, वो भाई हमारा एक्सेलरेशन है। अगर कोई चेंज नहीं हो रहा है अभी, अगर कोई चेंज ही नहीं हो रहा है तो वो क्या है? एक्सेलरेशन वहाँ पे जीरो हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा कि अगर कोई कार जो है वो 100 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, फिर 200 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है, और जो है वो अंत तक उसकी स्पीड 220 मीटर पर सेकंड रहती है, तो उसमें एक्सेलरेशन कितना हुआ? तो आप उसमें मार्क करके आओगे, एक एक्सेलरेशन जीरो होगा इसका। क्यों? वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आया। या फिर ऐसे पूछ लेगा अगर वेलोसिटी में चेंज नहीं आता है तो एक्सेलरेशन कितना होगा? जीरो होता है। तो ये चीज़ें बस नोट डाउन करते रहिएगा। अब देखिए कुछ इक्वेशंस आती हैं, ये नोट डाउन कर लीजिए, इनका यूज़ नहीं है, अगर होगा तो वहाँ पे सब कुछ वैल्यू देगा। इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो देखिए पहली इक्वेशन जो है वो है आपकी v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। दूसरी इक्वेशन जो है आपकी वो है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस, ये सब पढ़े होंगे आपने 10th में, 11th 10th और उससे पहले, हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरी इक्वेशन होती है आपकी वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s। ठीक है। और चौथी इक्वेशन जो है, अगर हमें किसी पर्टिकुलर सेकंड में या मिनट में डिस्टेंस निकालनी है कि 10th सेकंड में कितनी स्पीड, कितने उसने वो चला, कितनी डिस्टेंस चली, तब उसके लिए लगाते हैं एस एन इज इक्वल्स टू यू प्लस हाफ ए 2n माइनस 1। इन सबको नोट डाउन कर लेना। अब आप इसमें आपको कोई दिमाग में लाना, आपको जब अगर ऐसा क्वेश्चन भी बनता है कि हाँ अगर आपसे कोई न्यूमेरिकल पूछ लिया तो उसमें v दे देगा, u दे देगा, a दे देगा, t पूछ लेगा, या फिर t दे देगा, a दे देगा, u दे देगा, तो v पूछ लेगा उसकी फाइनल स्पीड क्या होगी, इस तरीके से। तो बस इन चारों को ध्यान रखना। ये जो वेरिएबल है, जो इसमें वेरिएबल दिए हुए हैं v u a t s, ये आपको इनमें से 3 मिलेंगे, एक पूछ लेगा डायरेक्ट, तो उसमें इक्वेशन लगानी होगी ये, अगर आपको याद होंगी इक्वेशन ऑफ मोशन, और लगा के आप सीधे आंसर निकाल दोगे। ठीक है, देखिए यहाँ तक तो हो गई नॉर्मल बात। अब अगर पेपर का लेवल थोड़ा अच्छा आता है कि हाँ पेपर थोड़ा अच्छे लेवल का बना है, तब उसमें जो है ग्राफ के थ्रू क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ठीक है, जो हमने अभी आपको मैंने एक्सेलरेशन समझाया, आपको मैंने डिस्प्लेसमेंट समझाया, आपको मैंने डिस्टेंस समझाया, और मैंने ये भी बताया कि जो है हाँ एक चीज़ और जो है, अच्छा हुआ याद आ गया, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा। अभी हमने जो ये चीज़ें पढ़ी थी, हाँ तो देखिए वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी भी आपका क्या, वेलोसिटी आपकी पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है और जीरो हो सकती है। इसको नोट डाउन कर लेना। और क्योंकि वेलोसिटी आपको पता है सदिश राशि है, तो यही सेम चीज़ एक्सेलरेशन के साथ है। क्या? एक्सेलरेशन आपका मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, ये जीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। ये चीज़ें जो है ना इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। आपको दे देगा क्वेश्चन में कि आपको दे देगा कि वेट, और दे देगा वेट सॉरी मास दे देगा आपको, और आपको जो है डिस्टेंस दे देगा, और आपको जो है दो और दे देगा, आपको एक्सेलरेशन दे देगा। पूछेगा इसमें से कौन सी राशि जो है वो नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो हो सकती है। तो आप उसको पता हो कि आपको पता हो अगर एक्सेलरेशन जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव हो सकता है तो आप उसको मार्क क्या है। इस तरीके से क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ रहे थे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। इसमें कैसे क्वेश्चन आता है? इसमें क्वेश्चन आता है कि आपको ग्राफ के थ्रू आपसे स्पीड, डिस्टेंस, टाइम पूछ लेता है। तो वो क्या चीज़ होती है? तो उसमें पहला ग्राफ है हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो हेडिंग डाल लो, पहला ग्राफ है हमारा डिस्टेंस सॉरी डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ठीक है, तो
पहला है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब समझो, देखो क्या है कि ये आपको एक ग्राफ दिया होगा, उसमें क्वेश्चन में ऐसे ग्राफ आएगा आपके पास जिसमें डिस्प्लेसमेंट जो है वो इधर दी होगी और टाइम जो है ना वो इधर दिया होगा। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट जो है वो वाई एक्सिस पे हमने दिखाया और टाइम जो है हमने एक्स एक्सिस पे दिखाया है। अब इसको बहुत ध्यान से समझना, अगर पेपर का लेवल बढ़ता है तो इस तरीके का एक आध क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब क्या है इसमें समझने वाली क्या चीज़ है, समझने वाली चीज़ ये है कि देखिए यहाँ से एक ये स्लोप मैंने लगाया, ठीक है, और ये है थीटा, ध्यान से समझिएगा। तो ये जो कर्व दिख रहा है ना, ये स्ट्रेट कर्व जो है इसको हम बोलते हैं स्लोप, ठीक है। और टाइम डिस्प्लेसमेंट और टाइम के जो ये स्लोप है ये क्या बताता है, ये हमें वेलोसिटी को बताता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? इसको सबको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। फिर मैं बताऊंगा कि क्वेश्चन कैसे आता है इसमें। इतना समझ में आ गया आपको कि आप हमने क्या पढ़ा कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में कि डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सिस पे है, टाइम जो है एक्स एक्सिस पे है, ठीक है। और इसमें हमने एक थीटा डिग्री पे ये स्लोप गया है, स्ट्रेट स्लोप है, जो कि ये स्लोप वेलोसिटी को बता रहा है, ठीक है। यहाँ तक तो बात सही है। अब क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन ये ऐसे आता है कि आपसे क्या होगा, आपसे दे देगा, आपको क्या है, आपको एक ग्राफ दिया जाएगा, इसे आपको एक ग्राफ दिया जाएगा, ये हो गया आपका डी, ये हो गया आपका टी, ये हो गया आपका थीटा 1 और ये हो गया आपका थीटा 2, और बोल देगा थीटा 1 जो है वो लेस देन है थीटा 2 से, या थीटा 2 बड़ा है थीटा 1 से, और ये होगी वी ए और ये होगी वी बी। मतलब यहाँ पे जो स्पीड है ये वी ए को दिखा है, वेलोसिटी वी ए है, ये वेलोसिटी वी बी है, ठीक है। तो आपसे पूछेगा निम्न में से कौन सी वेलोसिटी ज़्यादा है। तो इसका एक कंसेप्ट याद रखिएगा हमेशा, जिसका स्लोप जितना बड़ा होगा, जिसका थीटा जितना बड़ा होगा उसकी वेलोसिटी उतनी ज़्यादा होगी। यहाँ पर हमें क्या बताया जा रहा है कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि थीटा जो है वो वी बी का ज़्यादा है, वेलोसिटी बी की जो है वो उसका थीटा ज़्यादा है, ठीक है। अब उसका थीटा ज़्यादा है तो उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, तो हम क्या लगा के आएंगे कि वी बी जो है वो बड़ा होगा वी ए से। ये आपका ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। कंसेप्ट क्या आया, कंसेप्ट एक ये है, नीचे लिख दे रहा हूं मैं, कंसेप्ट इसका ये है, जिसका स्लोप का एंगल थीटा जितना बड़ा या ज़्यादा ले लो, जितना ज़्यादा वेलोसिटी उतनी ज़्यादा। समझ रहे आप मेरी बात? जितना थीटा ज़्यादा होगा उतनी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। समझ गया मेरी बात? ये डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? ठीक है, चलिए अब इसमें 3 केसेस और होते हैं, उन केसेस को और नोट कर लीजिए, ठीक है। केस 1, ये डिस्प्लेसमेंट और टाइम के ग्राफ में बोल रहा हूं मैं कि क्वेश्चन आपको, ये क्वेश्चन आते हैं ऐसे कैसे कि आपको डिस्प्लेसमेंट दिया है, ये मैं तीनों ग्राफ बना दे रहा हूँ, ये आपके तीनों ग्राफ हो गए, ठीक है। और ये ऐसे 3 ग्राफ होंगे, ठीक है। ये टाइम होगा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट दिया होगा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट दिया होगा, यहाँ पे टाइम दिया होगा, ठीक है। ये आपको पता ही है, ये स्लोप है हमारा, कोई दिक्कत ही नहीं। अब यहाँ पे ये पूछ लेगा, ये बताइए यहाँ पर जो है एक्सेलरेशन कितना है। पहले वाले ग्राफ की बात कर रहा हूँ मैं, ये केस फर्स्ट है, ये केस 2 है, ये केस 3 है। इनको एज इट इज़ नोट कर लेना, मेरी बात मान जाना, और ये एज इट इज़ क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसे ही उठ के आ जाएगा। तो उसमें आपसे पूछा जाएगा कि आपका ये बताइए इसमें एक्सेलरेशन कितना है। टाइम और डिस्टेंस का आपको डिस्प्लेसमेंट और टाइम का आपको ग्राफ दिया हुआ है,
और इसमें पूछा जा रहा है आपसे पहले वाले केस में कि ये बताइए कि इस ग्राफ को देख के बताइए कि इसमें एक्सेलरेशन कितना होगा, इसमें त्वरण कितना होगा। तो आप मुझे एक बार बताइए, क्या ये जो आपका स्लोप जो है ये स्लोप यूनिफॉर्म नहीं है? मतलब यूनिफॉर्म का मतलब ना तो ये ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, ये स्ट्रेट है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे वेलोसिटी जो है ना, वेलोसिटी में कोई चेंज हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी। ये क्या दिखाता है? ये जो ग्राफ है, ये वाला, ये जो ग्राफ है, ये जो लाइन है, ये मैंने बताया था आपको, ये बताती है कि वेलोसिटी को बताती है। क्या इसमें कोई चेंज हो रहा है? ये ऐसे हो रही है क्या, ऊपर नीचे ऐसा कुछ कहीं जा रही है? मतलब कोई चेंज नहीं हो रहा। तो मतलब यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी जीरो है। और आपको पता है चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है? एक्सेलरेशन, तुरंत। जब वेलोसिटी मेरी जीरो है तो एक्सेलरेशन भी तो मेरा जीरो होगा। इसको एज इट इज नोट करते रहना, ठीक है। पहला वाला ग्राफ हो गया। दूसरा वाला ग्राफ, अब आप मुझे यहाँ पे बताइए कि यहाँ पर तो दिख रहा है कि भाई स्लोप बढ़ रहा है, मतलब वेलोसिटी। और ये क्या, ये किसको बताती है? ये बताती है हमारी वेलोसिटी को, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, यहाँ पर एक चीज तो समझ में आ रही है कि भाई वेलोसिटी जैसे जैसे डिस्टेंस और टाइम बढ़ रहा है, वेलोसिटी भी वैसी जो है स्टेट यूनिफॉर्मली बढ़ रही है। मतलब वेलोसिटी जीरो तो नहीं हो सकती यहाँ पर, क्योंकि क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि जैसे जैसे मेरा डिस्टेंस बढ़ रहा है, वैसे जैसे जैसे मेरा टाइम बढ़ रहा है, वैसे वैसे मेरी ये वाला कर्व जो है, ये देखिए आप, वेलोसिटी भी बढ़ रही है मेरी। तो वेलोसिटी यहाँ पर क्या होगी? वेलोसिटी यहाँ पे पॉजिटिव है, ठीक है। लेकिन आप एक चीज बताइए मुझे, आप एक चीज, वेलोसिटी यहाँ पे यूनिफॉर्म नहीं है। मतलब पॉजिटिव तो है ये, लेकिन यूनिफॉर्म है ना, कांस्टेंट है ना। ये चीज देखिए आप, क्यों? क्योंकि जो मेरा ये जो मेरा जो लाइन है ये वेलोसिटी की, ये स्ट्रेट है, शार्प है, कर्व नहीं है। अभी मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, नीचे देखिए, मैं ऐसे बोलना चाह रहा हूँ, धीरे से ले लेता हूँ। ये वेलोसिटी ऐसी थोड़ी ना आ रही है, कर्व। अगर कर्व वाली वेलोसिटी होती तो यहाँ पे वेलोसिटी कुछ और होती, यहाँ पे कुछ और होती, यहाँ पे कुछ आती है। अब देखिए स्ट्रेट वेलोसिटी है, मतलब वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। इसका मतलब क्या हुआ? वेलोसिटी तो यूनिफॉर्म है मेरी, लेकिन वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है, तो एक्सेलरेशन यहाँ पे कितना होगा मेरा? जीरो। ये चीज नोट करना। अब सेम चीज यहाँ पर है, देखिए स्ट्रेट डाउन, मतलब वेलोसिटी घट रही है लेकिन कांस्टेंट वे में घट रही है। तो वेलोसिटी यहाँ पर कुछ ना कुछ तो होगी, वेलोसिटी इज समथिंग, कुछ ना हो कुछ होगी। लेकिन एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन अब भी जीरो होगा। तो ये चीज ना एज इट इज उठ के आ जाती है। इसको बहुत ध्यान से देख समझ लेना। ये 3 केस होते हैं, आपको सीधे सीधे ग्राफ दे देगा और ये ग्राफ में ऐसे लाइन दे देगा, बोलेगा कि यहाँ पे एक्सेलरेशन बताओ कितना होगा। तो एक्सेलरेशन यहाँ पे जीरो होता है, यहाँ पे एक्सेलरेशन भी, तीनों में एक्सेलरेशन जीरो होता है केस में। और वेलोसिटी और मेनली एक्सेलरेशन ही पूछा जाता है आपसे। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब अगला ग्राफ देखते हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ आपको समझा दिया है। अब अगला ग्राफ देखते हैं, ठीक है। अगला ग्राफ आता है हमारा वेलोसिटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। हाँ, ये आता है हमारा अगला ग्राफ, आता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। हेडिंग डाल दो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या होगा भाई? ऐसे ही आपको एक ग्राफ दिया जाएगा जिसमें वाई एक्सिस पे वेलोसिटी होगी और जो टाइम होगा वो होगा इस पे, और जो है इस तरीके से चीज़ें दी हुई होंगी। एक और बना लेता हूँ मैं, ये ऐसे टाइम दिया होगा एक्स एक्सिस पे और ये वेलोसिटी दी होगी वाई एक्सिस पे, ठीक है। तो पहली चीज़ तो क्या समझिए? पहली चीज़ तो ये समझिए कि ये जो ग्राफ, ये जो लाइन आएगी ना, अब ये एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। तो ये जो स्लोप है ना, ये स्लोप, ये जो स्लोप है, ये स्लोप यहाँ पर क्या बताती है? वहां पर वेलोसिटी बता रही थी, यहाँ पे क्या बताएगी? यहाँ पे बताएगी एक्सेलरेशन, त्वरण, ठीक है। ये यहाँ पे क्या बताएगी? एक्सेलरेशन। समझ गए मेरी बात आप? ठीक है। अब आप मुझे जरा एक चीज बताइए, अब ये भी वही दो, यहाँ पे भी 2 केस आते हैं, ये केस 1 है, ये केस 2 है। एज इट इज क्वेश्चन आते हैं कि जरा ये बताइए कि इसमें एक्सेलरेशन बताइए क्या होगा। अब आप मुझे बताइए कि वेलोसिटी यहाँ पे
यहाँ पे वेलोसिटी जीरो नहीं है, देखिए वेलोसिटी यहाँ पे पॉजिटिव है, और पॉजिटिव में क्या है, यूनिफॉर्म है। क्यों? क्या वेलोसिटी ऐसे ऊपर नीचे जा रही है क्या? वेलोसिटी ऐसे ऊपर नीचे आ रही है? नहीं, वेलोसिटी स्ट्रेट है, कांस्टेंट है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा, और जब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा तो एक्सेलरेशन तो जीरो हो जाएगा। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में चेंज होना मतलब कम ज़्यादा हुई, एक्सेलरेशन तुरंत आ जाएगा वहाँ पे, और जहाँ पर नहीं हो रही है वहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो रहेगा। सेम चीज़ यहाँ पर है। अब आप मुझे ये बताइए, यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, यहाँ पर, हाँ ये केस थोड़ा स्पेशल है, जरा देखिए कैसे। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ तो समझ में आ रही होगी, यहाँ पे मेरा जो यहाँ पे वेलोसिटी भी पॉजिटिव है, टाइम भी कुछ ना कुछ यूज हो रहा है, और ये जो स्लोप है ये स्ट्रेट स्लोप है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो तो नहीं है, क्योंकि ये जो मेरी ये जो लाइन है, ये वाली लाइन मेरी एक्सेलरेशन को ही बताती है, और ये जीरो तो नहीं जा रही है, ऊपर को जा रही है, स्ट्रेट जा रही है। ये कोई कर्व भी नहीं बना रही, ऐसा कोई कर्व वर्व तो बना नहीं रही है ये, है ना? ये क्या है? ये स्ट्रेट जा रही है। मैं मिटा के दोबारा बना के देता हूँ आपको। ये जा रही है देखिए, ठीक है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये स्ट्रेट जा रही है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है? यूनिफॉर्म है। यही चीज़ मैं बताना चाह रहा था आपको, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, ठीक है। और वेलोसिटी तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव है ही भाई, क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर कुछ, यहाँ पर कुछ वैल्यू होगी, ये जीरो है, तो यहाँ पर कुछ वैल्यू होगी तो यहाँ पर रखेंगे, और यहाँ पर कुछ टाइम होगा, 3 सेकंड 4 सेकंड होगी, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन कुछ आएगा। तो जो कहने का मतलब ये है कि एक्सेलरेशन जो है यहाँ पे यूनिफॉर्म है, तो वेलोसिटी यहाँ पे जो है वो पॉजिटिव है, और एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या है? यूनिफॉर्म। तो इस केस को भी ध्यान रखिएगा, ये यूनिफॉर्म जो है पूछ लेता है, ऐसा केस दे देगा वीटी का, आपसे पूछेगा कि यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है, यूनिफॉर्म है, लीनियर है, नॉन लीनियर है, इस तरीके से। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है? यूनिफॉर्म है आपका। तो मेरे ख्याल से आपको जो मोशन है, जो आपको ये ग्राफ समझ में आ गए होंगे, टाइम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो गया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया, ठीक है। अब मैं बढ़ रहा हूँ आगे, अब हम बात करेंगे आगे सर्कुलर मोशन की, ठीक है। अब हम बात करेंगे सर्कुलर मोशन की, तो हेडिंग डालो सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या है? आपने देखा ही होगा सर्कुलर मोशन को, जो है इवन जो है कई बार यूज़ भी करा होगा, बच्चों को देखा होगा। सर्कुलर मोशन कोई भी चीज़ जो सर्कुलर पाथ फॉलो करती है, कोई भी ऐसी बॉडी या फिर मोशन वाली बॉडी जिसमें मोशन भी है और वो मूव कर रही है, लेकिन वो सर्कुलर पाथ फॉलो करती है, तो वो सर्कुलर मोशन, तो वो जो मोशन कर रही है वो सर्कुलर मोशन कहलाता है। समझ रहे हैं? जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मानिए कि जैसे कि ऐसे मान के चलिए कि आपने दिवाली पे वो चरखी चलाते हैं ना, ये होती है ऐसे करके, और यहाँ पे जो है हम आग लगाते हैं यूँ करके, ये ऐसे जुड़ी हुई होती है। तो जब ये रोटेट करना शुरू करती है तो आपने होगा अच्छी चिंगारियाँ निकलती हैं, और जो है ये जो है ऐसे रोटेट करती है, तो ये सर्कुलर पाथ फॉलो करती है ना, सर्कुलर पाथ फॉलो। तो ये जो सर्कुलर पाथ फॉलो कर रही है, तो इसकी वजह से ये जो मोशन, कौन सा मोशन कहलाएगा? तो ये मोशन कहलाएगा सर्कुलर मोशन, क्योंकि ये सर्कुलर पाथ फॉलो कर रही है। कहने का बस मतलब ये है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं इसमें। सर्कुलर मोशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, अगर पेपर अच्छा बनेगा तो इससे कभी कभार न्यूमेरिकल आ जाता है, ठीक है। तो उसको देख लीजिए। मान के चलिए कि एक कोई ये बॉडी है, या फिर कोई जो है कोई आपने धागा बांध के किसी पत्थर को आप रोटेट करवा रहे हैं सर्कुलर मोशन में, ठीक है। तो और उस धागे की जो धागा है, थ्रेड है, उसकी जो लंबाई है वो आर है, ठीक है। और जो है ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो हमेशा ध्यान रखना कि जो है, जो सर्कुलर मोशन में जो वेलोसिटी होती है वो टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है। देखिए यहाँ पर है टेंजेंशियल जो है वेलोसिटी की, उसमें टेंजेंट का मतलब ये है कि एक तरीके से आप देखिए घूमी हुई थोड़ी जो है, क्या नाम है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे जिस तरीके से, क्योंकि उस टेंजेंशियल वेलोसिटी में डायरेक्शन चेंज होता रहता है हमेशा, ठीक है। तो क्या है यहाँ पर, एक पर्टिकुलर पॉइंट P और पर्टिकुलर पॉइंट Q,
हमने क्या करा, एक पर्टिकुलर पॉइंट P से एक पर्टिकुलर पॉइंट Q के बीच में एक थीटा डिग्री एंगल बन रहा होगा, ठीक है, थीटा डिग्री एंगल बन रहा है। तो इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि इतना, ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बनाता है। एंगुलर डिस्प्लेस का मतलब ये है कि किसी एंगल की वजह से कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। थीटा एंगल की वजह से यहां से चीज स्टार्ट हुई और यहां तक गई, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये रेड वाली जो पट्टी स्ट्रिप है, इतना डिस्प्लेसमेंट हो गया, इसको बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो इसमें, तो आप मुझे ये बताइए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को अगर मैं फॉर्मूले के रूप में लिखना तो क्या बोलूंगा, तो ये तो बोलूंगा चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, यही तो होगा, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, यही तो होगा। और इसको जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जो यूनिट होती है वो होती है रेडियन पर सेकेंड, R/S। ये इसकी जो है आपकी यूनिट होती है रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। अब देखिए इसमें जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो इस तरीके से पूछ लेगा कि जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा दे देगा, है ना, और या फिर डिस्प्लेसमेंट दे देगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दे देगा, और आपसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है ये दे देगा, तो आपसे डिस्प्लेसमेंट में कितना चेंज हुआ ये पूछेगा, टाइम दे देगा। इस तरीके से जो है क्वेश्चन आते हैं। तो आप इनको, ये डायरेक्टली फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम ओमेगा से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए कि यहाँ से लेकर अगर ये कोई सर्किल है, बहुत ध्यान से समझिएगा, ये सर्किल है, अब मैं यहाँ पे रखता हूँ। अब यहाँ से अगर कोई चीज़ डिस्प्लेस होना शुरू होती है और वो यहाँ तक डिस्प्लेस होती है, यहाँ तक, तो आप मुझे बताइए कितना एंगल उसने बना लिया, ये कितना एंगल होता है, पाई, और यहाँ से फिर डिस्प्लेस होती है, तो उसने ये एंगल पूरा कवर कर लिया, तो कितना एंगल बना लिया, पाई। तो डिस्प्लेसमेंट टोटल कितना हो सकता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कितना हो सकता है, 2π/80, ठीक है। और आपको एक चीज़ मैं और बता दूं कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो व्युत्क्रमानुपाती होती है टाइम के, या फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के, और फ्रीक्वेंसी को हम n बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 2πn, ये आपका हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सीधे सीधे क्वेश्चन अगर आएगा तो आपका ऐसा आ जाए, कभी कभार ऐसा आता है कि आपको फ्रीक्वेंसी दे दी जाएगी और आपसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पूछ लिया जाएगा, तो ये फॉर्मूला अगर पता होगा तो डायरेक्ट पेल दोगे और आंसर ले आओगे, ठीक है। अब आगे बढ़ रहा हूँ, इसमें इतना ही ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रक्षेप्य गति, ठीक है। चलिए हेडिंग डाल लीजिए, प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, अब प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, देखो पहले तो कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल से कैसे समझते हैं, जैसे कि बताइए, आप मुझे एक चीज़ बताइए कि कहीं पे, जैसे कि इंडियन आर्मी जो है या फिर कोई कंट्री है, तो उसको कहीं पे अगर मिसाइल वगैरह डालनी होती है तो वो बैलिस्टिक मिसाइल्स के बारे में आपने सुना होगा। जैसे कि ये अपनी अर्थ है, ठीक है, यहाँ पर कोई कंट्री है XYZ, ठीक है, और यहाँ पर अपना इंडिया है, ये अपना इंडिया है, ठीक है। अब यहाँ से इस कंट्री से बहुत ज़्यादा जो रिलेशन है वो ख़राब है, या फिर रुकिए इंडिया नहीं लेते हैं, कोई और कंट्री लेते हैं, यहाँ पर ये ABC कंट्री है, ठीक है। अब यहाँ से क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा रिलेशन ख़राब है, तो यहाँ से बम जो है बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करी। तो बैलिस्टिक मिसाइल क्या करती है, मतलब बैलिस्टिक मिसाइल यहाँ से उड़ेगी,
ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल जो है, मिसाइल सही से बना लूँ। ये मिसाइल उड़ी, फिर क्या होगी, उसको यहाँ पे करना है तो क्या होगी, वो एक एक कर्व को फॉलो करेगी, ये ऐसे तभी तो आएगी वो, ये ऐसे फॉलो करेगी और यहाँ पर आगे जो है धड़ाक से फटेगी आके। समझ रहे हैं आप मेरी बात? ये जो है, ये आके यहाँ पर, ये पीछे इसके वो निकल लेंगे बूस्टर, और ये जो है आपका, तो ये इसने क्या करा है, कर्व को फॉलो करा। ये कर्व क्या है, ये कर्व है प्रोजेक्टाइल मोशन है। कोई भी चीज़ जब हम एक जगह से दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह पर हम, जिसकी ये मैंने आपको एग्जांपल से समझाया, तो इस मिसाइल ने एक प्रोजेक्टाइल मोशन को एक प्रक्षेपित गति को, कर्व को फॉलो करा और दूसरी जगह जाके अपने टारगेट पे हिट कर गई। तो इस तरीके की जो वो होती हैं आपका, इस तरीके का आपका जो मोशन होता है उसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। वो कोई ना कोई कर्व पाथ, एक प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल पाथ में, पाथ को फॉलो करता है, जो कि किसी ना किसी एंगल पे फॉलो हो रहा होता है, कोई ना कोई एंगल के थ्रू जो है। अब यहाँ पर देखिए ये है कि अगर हम यहाँ पे एक बोलें और ये है, तो कोई ना कोई एंगल तो बन रहा होगा ये, तो किसी ना किसी एंगल पे फॉलो होता है प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब एक एग्जाम्पल से और समझ लो, क्या मान के चलो, हाँ भाई, ये जैसे कि ये एक पेड़ है, ठीक है, और यहाँ पर ये आम लगे हुए हैं, और आप क्या है, आप इस पेड़ पे बैठे हो, ठीक है, ठीक है, आप इस डाली पे बैठे हुए हैं। आपको इस जो ये फ्रूट जो है, ये फल है, इसको तोड़ना है, तो आपने यहाँ से पत्थर मारा। अब ये पत्थर क्या होगा, ये प्रोजेक्टाइल मोशन को फॉलो करेगा और ये जाएगा और ये यहाँ पे हिट करेगा और ये पत्थर, ये जो है नीचे ज़मीन पे गिर जाएगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? इसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। मेरे ख्याल से बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो जितने भी ये जो मिसाइल्स होती हैं, जितने भी जो ये जो है आपके मिसाइल्स कह लो, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मिसाइल, बेसिकली मैंने मिसाइल का एग्जांपल इसलिए दिया कि आप इजीली समझ जाएंगे। तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन को फॉलो करते हैं। या फिर आप कुछ चीज़ तोड़ रहे हो, जैसे कि आपने देखा, जिसमें भी कोई जो भी मोशन थोड़ा कर्व लेगा वो प्रोजेक्टाइल मोशन बन जाता है। ठीक है, अब जरा इसका एक छोटा सा एक डायग्राम देख लो। देखिए, आपने यहाँ से कोई चीज़ फेंकी और वो यहाँ पे जाके गिरी। ये मैक्सिमम हाइट है जो कि कैपिटल एच है। ये मतलब इतनी जो भी आपने स्पीड रखी होगी उसमें वो इस मैक्सिमम हाइट यहाँ तक पहुँच पाएंगे, वो यहाँ तक पहुँच पाए। ये जो है मैक्सिमम हाइट है, ठीक है। और यहाँ से जो है, ये जब आपने छोड़ी थी तब ये यू की स्पीड से आपने छोड़ी थी इधर, ठीक है। और थीटा एंगल पे, मतलब आपने जब हाथ से फेंकी थी वो चीज़, तो वो थीटा एंगल बना होगा आपका, मान के चलिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं ना, वो डायरेक्ट बनते हैं, मतलब डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। जैसे अब आप मुझे ये बताइए, यहाँ पर पर्टिकुलर इस पॉइंट पे अभी तो एंगल थीटा है, लेकिन यहाँ पे थीटा थोड़ा होगा, यहाँ पर एंगल चेंज हो गया होगा, हम अल्फा मान लेते हैं, ठीक है। अब आपको शायद इस चीज़ के बारे में पता है कि नहीं, जब थीटा एंगल पे जो है, यहाँ पे समझ लीजिए, जब हम कोई चीज़ थीटा एंगल पे फेंकते हैं, किसी भी एंगल पे फेंकते हैं, तो उसके हम क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हम जो है कंपोनेंट्स करते हैं, हिंदी बोलते हैं घटक करते हैं। ये वाई है, ये एक्स है। तो अगर ये वी है, वी से हमने फेंका है, तो अगर मैं इसका हॉरिजॉन्टल घटक लूँगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लूँगा, तो वो क्या हो जाएगा, वी कॉस थीटा। और अगर मैं इसका आपका वो लूँगा, वर्टिकल लूँगा, कंपोनेंट लूँगा, तो वी साइन थीटा। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो अब देखिए, थीटा एंगल में फेंका है, तो यहाँ पर जो स्पीड होगी
यहाँ पर जो स्पीड का जो घटक कंपोनेंट होगा वो क्या होगा हमारा, वो होगा u cos थीटा, और एक कंपोनेंट हमारा जा रहा होगा इधर, तो ये क्या होगा u sin थीटा। ठीक है, इस चीज़ को बस आप मतलब मैं ही नहीं करना, रट लेना, ये आएगा, बस इसको समझ लो। ठीक है, ये दो दो ये जो है क्या नाम आपके घटक बनेंगे। ये आपकी मैक्सिमम हाइट है, और मान लेते हैं कि ये आपका जो है r डिस्टेंस इसने कवर करी, और जो है वो यहाँ पर आके गिर गया, यहाँ पर आके गिर गया। ठीक है, जो भी आपने चीज़ फेंकी थी। अब यहाँ पर क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन आता है कि ये बताओ कि ये जो मैक्सिमम हाइट है ये वाली, इस तक पहुँचने में पत्थर को या जो भी चीज़ फेंकी उसमें कितना टाइम लगा। तो टाइम अटेन मैक्सिमम हाइट, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है। अब यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, आपको सब कुछ दे देगा वो वेरिएबल, और आपसे सीधे वो पूछ लेगा। तो इसको याद रखो हमेशा, क्या होता है, ये होता है u sin थीटा अपॉन जी। अब जी क्यों लग रहा है यहाँ पे, जी तो लगेगा भाई, क्योंकि जैसे आप चीज़ें हवा में लेके जाओगे तो गुरुत्वाकर्षण, एक्सेलरेशन, त्वरण, इसको भी त्वरण ही बोलते हैं, जो जी होता है इसको भी त्वरण ही बोलते हैं, जो है गुरुत्वाकर्षण त्वरण, या फिर जो है ग्रेविटेशन ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये लगने लगेगा। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है 9.8। ठीक है, तो अब ये चीज़ तो समझ में आ गई। अब क्या हुआ, अब ये यहाँ तक पहुँच गया, इसने यहाँ पर आके मैक्सिमम हाइट अटेन कर ली। लेकिन अब यहाँ से नीचे जाने में कितना टाइम लगेगा, तो हमेशा ध्यान रखना ये, अब ये क्वेश्चन बनता है क्या कि जितना टाइम ऊपर मैक्सिमम हाइट में जाने में लगेगा उतना ही टाइम मैक्सिमम हाइट से नीचे लैंड तक, बिल्कुल पॉइंट जिसमें वो टच कर जाए वहाँ तक होने में लगेगा। तो इसमें लिखिए टाइम अटेन टू लैंड, जितना वो लैंड पे आएगा, तो ये भी होता है u sin थीटा बटे जी। इसको लिखते हैं हम, इसको आप डोनेट कर लीजिए, इसको आप डोनेट कर लीजिए टी ए से, टी ए इक्वल्स टू टी डी। ठीक है, ये दोनों टाइम बराबर होते हैं। एक तो इस पे क्वेश्चन बनता है, डायरेक्ट क्वेश्चन इस पे आता है। एक क्वेश्चन पूछता है ये जो मैक्सिमम हाइट दिख रही है, इसकी हाइट की वैल्यू क्या होगी, तो इसको निकालते हैं यू स्क्वायर, इसका फॉर्मूला लिख दीजिए साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये तीन फॉर्मूले बस पढ़ लेना, प्रोजेक्टाइल मोशन आपका खत्म, जो मैंने लिखवा दिए ये तीनों फॉर्मूले जो है लिख लेना। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, आपको थीटा की भी वैल्यू दी होगी कि 30 डिग्री पे 20 की स्पीड से फेंका गया है, तो ये बताइए कि वो कितनी मैक्सिमम हाइट तक पहुँच सकता है। आपको एग्जाम्पल के तौर पर दे दिया कि जो है 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 30 डिग्री पे एक पत्थर फेंका जाता है, तो बताइए कि वो कितनी ऊपर तक जाएगा। तो कैसे लगाओगे, इस फॉर्मूले से, समझ रहे हो। तो ये चीज़ें जो है क्या नाम है, आप पढ़ लीजिएगा ढंग से, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक्सेलरेशन मोशन होते हैं खत्म। ठीक है, अब मेरे ख्याल से इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। मोशन वगैरह हमने सब खत्म कर लिए, सर्कुलर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, और आपका जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ सब खत्म कर लिया हमने। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को बहुत अच्छे से जो है पढ़िएगा। अब हम शुरू कर रहे हैं न्यूटन्स लॉ, बहुत इंटरेस्टिंग है, और मेरे ख्याल से 90% लोगों ने पढ़े हैं, सभी ने, ज़्यादा सभी को पता होगा न्यूटन्स लॉ, उसी पे सारी चीज़ें चल रही हैं। तो हेडिंग डालो न्यूटन्स लॉ। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, भाई ये हेडिंग डाल दो। ठीक है, इसे लिख देते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन जो बनता है वो क्वेश्चन बनता है थ्योरेटिकल बेस, मतलब आपने जब चीज़ें पढ़ी हो तो आपको डेप्थ में पता हो चीज़ें कैसे। अब जैसे कि मैं सीधे सीधे आता हूँ न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ पे, तो अब जो चीज़ मैं बोलूँ उसको नोट करते रहना।
सबसे पहले नोट डाउन करो, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन आ जाता है, जड़त्व का नियम, हिंदी में बोलेंगे इसको जड़त्व का नियम। ठीक है, ये क्वेश्चन सीधे सीधे आता है कि न्यूटन के कौन से लॉ को जड़त्व का नियम बोला जाता है, तो वो क्या है, लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। अब देख लेते हैं कि न्यूटन्स का पहला लॉ होता क्या है। तो देखिए, न्यूटन्स के पहले लॉ ने ये बताया, न्यूटन ने हमें ये चीज़ बताई कि अगर ये कोई बॉडी है जिसका मास कैपिटल एम है, ठीक है, और ये स्टेशनरी है, मतलब ये रुकी हुई है, तो न्यूटन ये बोलते हैं कि जब तक इस बॉडी पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए, कोई बाहरी बल ना लगाया जाए, तब तक ये बॉडी अपने आप को स्टेशनरी रखती है, मतलब अपने आप को स्टडी पोजीशन में रखती है। तो सिंपल समझ में आ गया मेरे ख्याल से आपको कि न्यूटन का पहला लॉ क्या है। न्यूटन के पहले लॉ ने ये बताया कि अगर किसी बॉडी पे बाहरी बल कोई नहीं लगाया जाता है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाता है, तो वो बॉडी स्टडी या फिर जो है रेस्ट पोजीशन में रहती है। ये हो गया न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ। ठीक है, यही आपका लॉ ऑफ इनर्शिया कहता है। ठीक है, अब देखिए, लॉ ऑफ इनर्शिया को आप थोड़ा सा और समझ लीजिए। लॉ ऑफ इनर्शिया होता क्या है। देखिए, इनर्शिया के बोलते हैं जड़त्व। या हिंदी में तो लिखना मुश्किल है, जड़त्व बोलते हैं। ठीक है, इनर्शिया को जड़त्व बोलते हैं। अब इसका मतलब क्या है, मैं इसको आपको मतलब से नहीं समझाऊंगा, मैं आपको इसको प्रैक्टिकली समझाना चाहूंगा। देखो कैसे, आप ट्रेन में बैठे हुए हैं, ध्यान से सुनना, ट्रेन में बैठे हुए हैं, ट्रेन तुरंत चलती, झटका लगता है। ये आप ट्रेन में बैठे हुए हैं, ये सीट है आपकी, ठीक है, ये आप बैठे हुए हैं ट्रेन में, ठीक है, और जैसे ही ट्रेन आगे चली, आपका सिर क्या होगा, वो पीछे की तरफ जो है क्या नाम, मूव होता है, यही, या फिर क्या है कि आप ये बैठे हुए हैं, ठीक है, और ये जो ट्रेन है ये दनादन बहुत अच्छी खासी स्पीड से चल रही है। अब ट्रेन में जैसी स्पीड लगी, तब आपका जो ये फेस है, ये जैसी स्पीड लगेगी तब आपका फेस जो है क्या आगे की तरफ मूव होगा। ऐसा क्यों हुआ, यही जो ऐसा हो रहा है, यही इनर्शिया है। अब ऐसा क्यों है, इसको समझ लो, ऐसा क्यों हुआ। एक्चुअली क्या होता है, इनर्शिया जो है वो 3 तरीके का होता है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, और आपका मेनली 2 ही तरीके हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन। ये 2 तरीके के जो है इनर्शिया होते हैं। इसमें होता क्या है, आपका इनर्शिया ऑफ रेस्ट की बात करते हैं। रेस्ट में क्या होता है, जैसे कि मान के चलिए, मैंने आपको बताया भी कि आप ये हैं, आप बैठे हुए हैं, ठीक है, ये ट्रेन चल रही है आपकी, ठीक है। अब जैसी ट्रेन चली, तब आपका जो नीचे वाला पोर्शन है ना, ये नीचे वाला पोर्शन है, ये किसके कांटेक्ट में, ये ट्रेन के कांटेक्ट में है। ये देखिए, ये आपका ट्रेन के कांटेक्ट में, लेकिन ये ऊपर वाला जो धड़ है, ये ऊपर वाला पोर्शन जो है, ये अभी भी रेस्ट में है, क्योंकि ये टच में नहीं है। तो आपको क्या हो, तो जैसी, लेकिन आपका जो नीचे वाले पैर है, ये भाई जो है सिंपल सी बात है, जो आपकी सीट है वो ट्रेन के कांटेक्ट में है। जब ट्रेन चलेगी तो सीट भी चलेगी। तो जो आप बैठे हुए हैं, जो आप बैठे हुए हैं, तो जब आप नीचे बैठे हुए हैं, तो आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है, आप टच कर रहे हैं, आपका जो नीचे वाला धड़ा वो टच कर रहा है आपकी जो कुर्सी से, ऊपर वाला धड़ा आपका टच नहीं कर रहा है। तो नीचे वाले पोर्शन को क्या होगा, उसको मोशन मिलेगा, लेकिन ऊपर वाला पोर्शन अभी भी रेस्ट में। क्यों है, क्योंकि अभी आप न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या, कि जब तक किसी को कोई मोशन, भारी बल नहीं लगाया, तब तक वो रेस्ट में रखने की अपने आप को कोशिश करता है। तो आप अपने आप को रेस्ट में रखने की कोशिश करते हैं, और जैसे ही मोशन मिलता है तो आपको क्या होगा, जो ऊपर वाला जो पोर्शन है, वहां पर इनर्शिया फील होता है कि आपकी जो गर्दन है, आपकी जो वो पीछे की तरफ मूव करेगा। गर्दन है आपकी, जो फेस है वो पीछे की तरफ मूव करेगा। ये होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। और मोशन में आपका इसका उल्टा है, क्या, जब आप चल रही हो ट्रेन और जैसे ही ब्रेक लगता है, तो आप आगे की तरफ, आपका फेस जो है वो आगे की तरफ आता है। क्यों, क्योंकि उस टाइम पे आपका जो पैर जो है वो आपके जो है ट्रेन से कनेक्ट है, ट्रेन से जो है कांटेक्ट में है, और ट्रेन रही है चल।
तो बॉडी को क्या लग रहा है, बॉडी को लग रहा है कि आप जो है कंटिन्यूसली मूव कर रहे हो, और आप कंटिन्यूसली मूव ऑब्वियसली कर रहे हो। लेकिन जैसे ही आप जो है क्या नाम है ट्रेन ब्रेक मारती है, तो नीचे वाले जो नीचे वाला धड़ा है उसको तो पता चल जाता है, उसको तो फील हो जाता है कि ब्रेक लगा है, तो वो तो संभाल लेता है। लेकिन ऊपर वाला धड़ा जो कांटेक्ट में नहीं है, वहां पे इनर्शिया फील होता है। क्यों? वही क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जो है न्यूटन फर्स्ट लॉ, क्योंकि वो अपने आप को रेस्ट में रखने की कोशिश करता है। जब बाहरी बल कोई लगता है तब उसको आगे जो है क्या नाम उसका जब ट्रेन चल रही होती है सेकंड केस में, तब उसका जो फेस है वो आगे हो जाता है। तो ये होती है कहानी इनर्शिया की। मेरे ख्याल से बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो इनर्शिया हो गया आपका। तो इसमें से जो क्वेश्चन मेनली बनता है वो यही बनता है क्या, कि जो है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को ही लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम लेते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स का सेकंड लॉ। वो क्या कहता है? न्यूटन्स के सेकंड लॉ समझाने से पहले एक चीज आप समझो। क्या आप लोगों ने संवेग पढ़ा होगा, मोमेंटम जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। पहले इसको समझो, फिर सेकंड लॉ पे आते हैं। मोमेंटम क्या होता है? हेडिंग डालो, मोमेंटम हिंदी में बोलते हैं संवेग। ठीक है, अभी सेकंड लॉ पे आएंगे, लेकिन उससे पहले मोमेंटम समझो। मोमेंटम क्या है? मोमेंटम क्या होता है, मतलब अभी तक मेरे ख्याल से अगर आपको मोमेंटम को बहुत आसान भाषा में बताऊं तो क्या होता है, मोमेंटम जो है वो दर्शाता है कि आप कोई बॉडी है, ये कार है, ठीक है, ये गाड़ी है जिसका मास m है, ठीक है, और ये मोशन में है, ये मूव कर रही है। तो मोमेंटम बस ये चीज़ बताता है कि आपकी बॉडी में कितना मोशन हो रहा है। इसको लिख लीजिए। संवेग जो है, मोमेंटम जो है वो बताता है, वो कैलकुलेट करता है अमाउंट ऑफ मोशन, अमाउंट ऑफ मोशन इन योर बॉडी। समझ गए आप? अमाउंट ऑफ मोशन इन योर बॉडी, कितना मोशन आपके बॉडी में हो रहा है, इस चीज को संवेग दर्शाता है, मोमेंटम बताता है। ठीक है, तो हमें एक चीज क्या समझ में आई कि मोमेंटम जो है वो हमारी जो है आपका बॉडी में हमारे जितना मोशन होता है उसको बता रहा है। ठीक है, अब आप एक चीज बताइए मुझे। ठीक है, चलिए, तो अब जरा बात करते हैं। तो क्या ऐसा है जिसकी बॉडी का मास जितना ज्यादा होगा उसका मोमेंटम उतना ही ज्यादा होगा? ऐसा क्या हो सकता है? चलिए जरा देखते हैं। अब आप मुझे एक एग्जाम्पल बताइए कि आपने आपने वो देखा है, हाँ, ये कागज कागज का टुकड़ा है, उसको आपने ऐसे फोल्ड कर लिया, पेपर है, इसको आपने फोल्ड कर लिया, और यहाँ पर कोई बंदा है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा एग्जाम्पल को। चलिए आगे बढ़ते हैं, पेपर ऐड कर लेता हूँ। हाँ, ठीक है, अभी तो है। हाँ, तो देखिए, ये आपका ये कोई बंदा है, उसके पास पेपर है, और यहाँ पर कोई बंदा खड़ा हुआ है। ठीक है, अब ये पेपर जो है, ये पेपर, इस पेपर का वेट मान लीजिए 2-3-4 ग्राम होगा। ये पेपर इसने इसको फेंक के मारा। ठीक है, तो पेपर जो फोल्ड करके फेंक के मारा, तो चोट लगेगी क्या, मतलब इंजरी वगैरह होगी? भाई पेपर जो है लगेगा जाके इसके, और मेरे ख्याल से इंजरी नहीं होनी चाहिए, बहुत छोटी है, इतना रेजिस्टेंस पावर हमारी होती है कि जो है उसको पेपर को फेंकने से तो कुछ नहीं होने वाला। अब क्या हुआ, अब यहाँ पर सेम पेपर है, अब इसके अंदर पत्थर भरे हुए हैं, पत्थर 2-4-5-6 रख लिए, और उसको पेपर से रैप कर दिया बढ़िया तरीके से। तो पहले तो मैं मानता हूँ कि 4 ग्राम के आसपास इसका वेट रहा होगा, लेकिन अब वेट हो गया इसका, मान के चलो आधा किलो। ठीक है, अब वही सेम सिचुएशन, यहाँ पे बंदा है भाई, हंस रहा है बहुत, कोई बात नहीं।
अब ये पत्थर जब आप इसके मारोगे तो क्या इसके चोट नहीं लगेगी? आधे किलो का पत्थर उठा के उसमें कागज में रैप करके मार रहे हो, आराम से आँख फूट जाएगी उसकी। तो यहाँ पे क्या हुआ, इंजरी बहुत ज़्यादा होगी ना, इंजरी ज़्यादा होगी एज कम्पेरिजन टू। तो क्या हुआ यहाँ पर, हुआ क्या यहाँ पर? यहाँ पर यह हुआ कि जो मोमेंटम है, क्योंकि भाई जब पत्थर फेंकोगे तो मोशन में आएगी चीज़, मोशन में आएगी और उसमें कुछ वेट होगा, तो वेट होगा और यहाँ पर जाके जो है इसके जब हिट होगी तो इसको चोट लगेगी, और जो पहले वाला बंदा है उसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा चोट लगेगी। तो क्या हुआ कि जो मोमेंटम है ना वो मास के समानुपाती है सीधे सीधे, जिसका जितना ज़्यादा वेट उसका उतना ज़्यादा मोमेंटम। ये चीज़ समझ में आ गई आपके? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलिए एक कंडीशन तो ये समझ में आई, अब एक कंडीशन और देखते हैं। अब चलिए मैंने बोला कि हाँ भाई जिसका जितना ज़्यादा वेट उसका उतना ज़्यादा, जिसका जितना ज़्यादा मास सॉरी उसका उतना ज़्यादा मोमेंटम। एक तो ये चीज़ आप लिख लीजिए कहीं। ये भी क्वेश्चन बनता है कि अगर किसी का मास बहुत ज़्यादा है तो उसका मोमेंटम कैसा होगा। ऐसे दे देगा कि हम जो है किसी जो दो बॉडी हैं जिसका मास m1 है, दूसरे का मास m2 है, और m1 जो है वो बड़ा है m2 से, तो बताइए मोमेंटम किसका ज़्यादा होगा। अगर यहाँ पे आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो पक्का गलत करके आओगे। किसका ज़्यादा होगा? भाई m1 का ज़्यादा होगा क्योंकि इसका मास ज़्यादा है। तो इस तरीके की चीज़ें जो है वो लिख लीजिए इन सबको। ठीक है, अब आगे बढ़ रहा हूँ मैं। एक कंडीशन तो ये आ गई। अब जैसे कि मैंने बोला कि भाई चलो मास जिसका ज़्यादा होगा उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा, तो हम मोमेंटम को स्मॉल पी से डोनेट करते हैं, पी समानुपाती m। ठीक है, ये चीज़ तो समझ में आ गई। अब दूसरी कंडीशन क्या है, अब मैंने क्या काम करा, बुलेट आपने ले ली, जो फायर होती है बुलेट गन के अंदर रख के, यार उसका जो मास होता है वो तो बहुत कम होता है। अब यही मैंने क्या करा, एक छोटी सी मैंने क्या काम करा, एक छोटी सी बुलेट ले ली, ठीक है, और ये बुलेट जो है मैंने फायर करी है इस बंदे के ऊपर। तो मुझे ये बताओ कि ये बंदा बचेगा कि नहीं बचेगा? मेरे ख्याल से तो बचने का नहीं है, डेथ ही हो जाएगी इसी की, हो जाएगी ना। लेकिन अभी तो सर आप बोल रहे हो कि जिसका जितना मास ज़्यादा उसका मोमेंटम उतना ज़्यादा, तो इसके लेकिन इसको तो चोट जो है वो जो पत्थर मारा है उससे भी ज़्यादा लगी है, बेचारा मरी जा रहा है, खोपड़ी खुल गई। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो बुलेट है उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है। तो एक चीज़ क्या समझ में आई कि मोमेंटम जो है ना वो वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है। मोमेंटम जो है वो वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है। गोली की वेलोसिटी बहुत तेज है, हिट होगी जाके वो फाड़ देगी। तो यहाँ पर एक चीज़ समझ में आई, जो स्मॉल पी है वो कहीं ना कहीं वेलोसिटी पे जो है डिपेंड करता है, वेलोसिटी के समानुपाती होता है। तो अगर हम मोमेंटम का फॉर्मूला बनाएं तो मोमेंटम क्या होता है, p इज इक्वल्स टू mv। ये मोमेंटम का फॉर्मूला है। अब आ जाओ सेकंड लॉ पे। अब बात कर लो सेकंड लॉ की, जो अभी हम देख रहे थे, जो हो गया। अब बात कर लेते हैं सेकंड लॉ की कि हाँ भाई जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि सेकंड लॉ न्यूटन्स का क्या है। न्यूटन्स सेकंड लॉ, मोमेंटम आप सीख गए, समझ में आ गया क्या? सेकंड लॉ, ठीक है। अब क्या हुआ, सेकंड लॉ मूवमेंट जो न्यूटन है उन्होंने क्या बताया, न्यूटन्स के अपने सेकंड लॉ में उन्होंने बोला जो मोमेंटम में जो चेंज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके अनबैलेंस्ड फोर्स की। मतलब बाह्य बल मतलब बाहर से जो कोई अगर बल लगाया जा रहा है तो जो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोमेंटम के, जो मोमेंटम में चेंज आ रहा है। कैसे, इसका मतलब अब इसको थोड़ा डिफाइन करके लिखते हैं। कैसे मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो मोमेंटम में चेंज हुआ है, मोमेंटम आपका क्या होता है, जो आपका फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोमेंटम के चेंज की, एम वी माइनस एम यू। अभी ऊपर प्रूफ करा है, एम को कॉमन ले लिया, वी माइनस यू। हाँ, जो है मोमेंटम के चेंज पर यूनिट टाइम, तो टाइम नीचे टी आएगा, नीचे टी आएगा। और ये मैंने आपको अभी ऊपर फॉर्मूला बताया था, वी माइनस यू अपॉन टी, जो वेलोसिटी में जो चेंज होता है पर यूनिट टाइम में उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। तो एक फॉर्मूला निकल के आया एफ इक्वल्स टू एम ए। ये ही आपका न्यूटन्स का सेकंड लॉ का कंक्लूजन है। इसको आप बहुत जगह यूज़ करेंगे, एफ इक्वल्स टू एम ए।
ए जिसमें एक्सेलरेशन है, एफ उसमें मास है। समझ में आ गया सेकंड लॉ आपको, कि न्यूटन ने ये बोला कि आपका जितना जो मोमेंटम में जो चेंज है पर यूनिट टाइम में, वो आपका जो जो फोर्स है उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा। अब आप जैसे कि इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, तो आप ये भी बोल सकते हैं कि जिसका जितना ज़्यादा मास, उसको धक्का देने के लिए उतना ही ज़्यादा फोर्स लगेगा। देखिए, जिसका जितना ज़्यादा मास होगा वो उतना ज़्यादा फोर्स प्रोड्यूस कर सकता है, उतना ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर सकता है। जिसका मास कम होगा उसका फोर्स भी कम होगा, उसका एक्सेलरेशन भी कम होगा। बस इसको नोट डाउन करना है, ये पूरी कहानी है। समझ में आ गया? अब आगे बढ़ रहा हूँ, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आ जाता है क्या, ये कंसेप्ट जो है ना, इनको बहुत ध्यान से याद रखना, क्योंकि इन्हीं पे क्वेश्चन बनेगा कि हाँ, अगर किसी का मास ज़्यादा है, किसी का अगर मास ज़्यादा है, एक्सेलरेशन ज़्यादा, तो फोर्स कैसा होगा, उसका फोर्स भी ज़्यादा होगा। और वरना ये फॉर्मूला याद रखो, इससे तो सब चीज़ें निकल जाएंगी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। एक सेकेंड, यहाँ पे एक चीज़ का करेक्शन कर लीजिए। ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, एफ अपॉन ए एफ अपॉन एम। तो हाँ, देखिए यहाँ पर एक चीज़ है, जिसका मास जितना ज़्यादा होगा उस पर एक्सेलरेशन, वो एक्सेलरेशन उतना कम निकालेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मास ज़्यादा है, तो यहाँ पे एक करेक्शन कर लीजिए, वो एक्सेलरेशन उसका कम होगा। यहाँ पे मास कम है तो उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। बस ये चीज़ जो है नोट डाउन कर लीजिएगा, ये मोर देन सफिशिएंट है। क्वेश्चन जो बनेगा नेक्स्ट टू नेक्स्ट नहीं समझ में आएगा। तो मेरे ख्याल से आपको जो है ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। अब एक चीज़ आती है, एक टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट, हाँ सॉरी, अब थर्ड लॉ भी तो पढ़ना है आपको। देखिए, अब न्यूटन्स का थर्ड लॉ, जो कि मेरे ख्याल से सभी को पता है और वो प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज होता है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन की बात कर रहे हैं हम। तो आप जो है इसमें एक चीज़ देखिए, थर्ड लॉ ऑफ मोशन आपको पता है सबको, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये बहुत ही सिंपल सा जो है एक आपका क्या नाम है लॉ है, जो आपने देखा है प्रैक्टिकल व्यवहारिक लाइफ में भी आपने यूज़ करा होगा। कि जैसे कि सिंपल तौर पे बताऊं तो ये है, ये बॉल है और यहाँ से आपने कोई गेंद फेंकी, जैसी गेंद हिट होगी तो जितना फोर्स गेंद के हिट करने पे लगेगा उतना ही फोर्स दीवार लगाएगी, तो ये तुरंत वापस आएगी। समझ रहे हैं? क्योंकि अगर ये फोर्स ज़्यादा होगा, अगर कोई भी इनमें से फोर्स ज़्यादा हो जाता है तो दीवार को तोड़ देगी, सिंपल सी बात है। तो जितना जो है जितना फोर्स ये बॉल लगाएगी दीवार पे, उतना ही फोर्स जो है बॉल जो है वो बॉल पे लगाएगी और बॉल जो है रिट्रैक्ट हो जाएगी, रिटर्न हो जाएगी। ये होता है थर्ड लॉ। मेरे ख्याल से समझ में आ रही है चीज़ें, लेकिन हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए क्वेश्चन एक इम्पॉर्टेंट है जो कि आता है न्यूटन्स, क्वेश्चन ऐसे आता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ का कंक्लूजन क्या है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को हम न्यूटन्स सेकंड और थर्ड लॉ का हम कंक्लूजन मानते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पे लिख लो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम आप पढ़ चुके हैं, पढ़ाया है मैंने अभी। मोमेंटम जो है वो जो है न्यूटन्स का सेकंड प्लस तीसरे लॉ का रिजल्ट है। ठीक है, ये रिजल्ट है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को देख लेते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है, क्या मतलब इसमें हम क्या कहना चाह रहे हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई चीज़ आपस में टकराती है, उनमें मोमेंटम होता है, तो टकराने के बाद जो उनका पहले का मोमेंटम है और जो उनके बाद का मोमेंटम है वो सेम हो जाता है। ठीक है, इसको समझ लेते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि ये दो बॉल हैं, एक का मास m1 है, एक का मास m2 है, दूर दूर खड़े हैं भाई। ये जो है आपका इस पे F1 फोर्स लगा हुआ है कैपिटल, इस पे F2 फोर्स लगा हुआ है।
ठीक है। अब क्या हुआ, नेक्स्ट स्टेज में क्या हुआ, ये भाई टकरा गई आके, कोलाइड हो गई। ठीक है, ये M1, ये M2, ये F1, ये F2, और ये जो है, ये फोर्स, जब फोर्स आ रहा तो सिंपल सी बात है, न्यूटन सेकंड लॉ, एक्सेलरेशन भी बन जाएगा। तो A1 भी ऑटोमेटिकली आएगा, और F2 भी वैसे A2 भी लगेगा, वो इधर लगेगा, और ये जो है इधर लगेगा। अब हुआ क्या, अब अभी हमने एक चीज़ देखी, थर्ड लॉ में हमने क्या देखा कि जो है एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब जब ये दोनों टकराएंगे तो ये दोनों आपस में बराबर बराबर फोर्स लगाएंगे। अभी थर्ड लॉ से सीखा है। ठीक है, एफ इक्वल्स टू क्या होता है, M1A1, ये होता है M2A2। M1A1 क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट, एक्सेलरेशन का रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो M1 V1 माइनस U1 अपॉन T1। क्यों T1 क्यों आएगा, कितने सेकंड के लिए टकराएगा, तो भाई जितने सेकंड के लिए जो है क्या नाम है M1 टकराएगा, उतने सेकंड के लिए M2 टकराएगा। तो T1 इज इक्वल्स टू T2 हो जाएगा। आपस में दोनों आप टच करेंगे तो जो T1 होगा जो T2 होगा वो सेम ही तो होंगे। T1 जितने सेकंड के लिए टकराएगा उतने सेकंड के लिए T2 टकराएगा, फिर दोनों हट जाएंगे तो वो दोनों वैल्यू बराबर होंगी। इज इक्वल्स टू M2 V2 माइनस U2 अपॉन T2, ये बराबर है, कट जाएंगे। तो एक कंक्लूजन निकल के आया M1 V1 माइनस M1 U1, M2 V2 माइनस M2 U2। अब इनको आपस में चेंज कर लीजिए, तो आपकी एक जो है एक कंक्लूजन निकल के आ गया, M1 V1 M2 U2 M2 V2 इज इक्वल प्लस M1 U1। ये आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। ये क्या बता रहा है, इस चीज़ को समझिए। क्वेश्चन आता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम क्या बताता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम बता रहा है कि जो टोटल मोमेंटम है, मोमेंटम है बिफोर कोलिजन, वो इक्वल होता है टोटल मोमेंटम के आफ्टर कोलिजन के। ये चीज ये बताती है, समझ आ गया, इस चीज को नोट कर लेना। तो जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ हो गया, इसमें क्वेश्चन जो है वो ऐसे ही आता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम किन दो न्यूटन्स के लॉ का परिणाम है, तो वो 2 और 3 है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम किसे बताता है, तो वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बताता है कि जो टोटल मोमेंटम कोलिजन से पहले होता है वही टोटल मोमेंटम कोलिजन के बाद होता है। मेरे ख्याल से चीज़ें समझ में आ गई हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए मोमेंटम वगैरह न्यूटन्स वगैरह सब हो गया ख़त्म। अब आगे अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फोर्सेस। टाइप्स ऑफ फोर्सेस में सिर्फ एक ही क्वेश्चन बनता है, आपको मैं बता दूं। देखिए फोर्स आपको टाइप्स ऑफ फोर्सेस, देखिए हमने बहुत सारे फोर्स जो है वो पढ़े हुए हैं पहले से। हमें पता है ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ठीक है, एक ये फोर्स होता है। हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। एक हमने पढ़ा एक वीक फोर्स होता है। तो इनमें से ऐसा कुछ क्वेश्चन आता नहीं है, बस एक ही क्वेश्चन बनता है इसमें से, जो कि आपको हमेशा के लिए ध्यान रखना है। एक हमारा न्यूक्लियर फोर्स होता है जो बॉन्ड्स के बीच में लगता है, एटम्स में जो बॉन्ड्स होते हैं उसके बीच में लगता है। तो इसमें क्वेश्चन बस एक ये बनता है कि आपका ऐसे क्वेश्चन आएगा कि निम्न में से कौन सा फोर्स सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है, तो वो है आपका न्यूक्लियर फोर्स। बस इसको ध्यान रखिएगा, इससे अलावा और इस टॉपिक में फोर्सेस में कुछ नहीं है। सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है वो होता है न्यूक्लियर फोर्स।
जो आपका जो बॉन्ड्स के कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, है ना, इन बॉन्ड्स के बीच में लगता है। स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, बस इसको ध्यान रखना, ये है वो आपका न्यूक्लियर फोर्स। इससे यही क्वेश्चन बनता है टाइप्स ऑफ फोर्सेस से, और कुछ कुछ नहीं है। अब आगे बढ़ रहा हूँ मैं। अब देखिए एक टॉपिक आता है फ्रिक्शन, फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन, ठीक है, इसी से मिलता जुलता है। तो हेडिंग डाल लो फ्रिक्शन, ठीक है, फ्रिक्शन हेडिंग डाल लो। फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन क्या है? एक एक ये फोर्स है जो कि आपका जो जो क्या नाम है, बॉडी की जो डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट लगता है, बॉडी की जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है उसके अपोजिट लगता है, इसको हम फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। जैसे कि ये एक बॉडी है, ठीक है, ये एक बॉडी है जिसका मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये है डायरेक्शन ऑफ मोशन, मतलब इधर की तरफ जो है ये मूव करने वाला है, डायरेक्शन ऑफ मोशन इधर की तरफ चलने वाला, जिधर डायरेक्शन में बनाया है मैंने, ठीक है। और आपका यहाँ पे मैंने फोर्स लगाया है, भाई चलाने के लिए कोई ना कोई फोर्स लगाऊंगा, यहाँ पे मैंने फोर्स लगाया है। ये इसका वेट जो है, इस पर कोई वेट है, वो mg, वो नीचे लग रहा होगा। ये mg को लिखना चाहे लिख लेना, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीली कहानी सुनो, कहानी क्या है। अब देखिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि फ्रिक्शन फोर्स डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट लगता है। ये मैंने बाह्य बल लगाया है फोर्स। अब क्या होगा, ये देखो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये इसकी वजह से ये सरफेस प्लेन हो सकता है, रफ हो सकता है ना। ये जो ये सरफेस है ये प्लेन होगा, रफ होगा, जैसे भी होगा, क्योंकि ये बॉक्स जो बॉडी है ये इस प्लेन से कांटेक्ट करे हुए है, ये इस प्लेन से कांटेक्ट करे हुए, इसकी वजह से एक फोर्स लग रहा है, उसको बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स, जो कि डायरेक्शन ऑफ मोशन के हमेशा अपोजिट लगता है, हमेशा। तो क्वेश्चन ऐसे आता है कि ऐसा कौन सा फोर्स है वो डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट लगता है ऑटोमेटिकली, वो है फ्रिक्शन फोर्स। समझ गए मेरी बात? इस चीज को ध्यान रखना। अब इसमें एक चीज और है, फ्रिक्शन फोर्स में 3 तरह के फ्रिक्शन फोर्स होते हैं। टाइप ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, इसमें पहला होता है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। दूसरा आपका होता है आपका काइनेटिक, ठीक है, पहला आपका होता है स्टैटिक, दूसरा आपका होता है काइनेटिक, और आपका तीसरा जो है, तीसरा आपका, एक सेकेंड, देखिए ये जो आपके जो फोर्सेस होते हैं, एक होता है नॉर्मल, 3 तरीके के फोर्सेस होते हैं, स्टैटिक, काइनेटिक और नॉर्मल। काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, और तीसरी होती है नॉर्मल, इसको बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन, जो कि हमेशा ये आपका नॉर्मल रिएक्शन जो वो ये ऊपर की तरफ लगती है। क्यों? क्योंकि आप भी तो ऊपर फोर्स लगा रहे हो ना, तो इसको बोलते हैं आर नॉर्मल, ये चीज नॉर्मल फ्रिक्शन फोर्स। ये 3 तरह के फ्रिक्शन फोर्स होता है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है, वो ये पूछ लेगा कि ये बताइए इसमें से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फ्रिक्शन फोर्स कौन सा होता है। तो बस इसको नोट डाउन कर लो यार। देखो मैं लिख दे रहा हूं, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है आपका एफ एस, उसके बाद आता है एफ के, और सबसे होता है एफ आर नॉर्मल। इसको हम जो है क्या नाम है, हाँ नॉर्मल, या फिर हम इसको बोलते हैं रोलिंग, रोलिंग भी बोलते हैं। जब तक ये ऊपर लग रहा है तब तक रोलिंग, और वैसे आप रोलिंग ही लिख लो तो ज़्यादा बेटर है, रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स, रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स। सबसे कम ये होता है, सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स स्टैटिक, ये आपसे पूछ लिया जाता है।
कि बताओ नॉर्मल या इनमें से कौन सा जो है सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स होगा, तो वही होगा। या फिर पूछ लेगा ऐसे कि एक गाड़ी जो है वो ढलान पे खड़ी हुई है, ऊपर से नीचे की तरफ रखती है तो रोलिंग आ गया, है ना। तो वो ऊपर से तरफ नीचे रखती है, और एक गाड़ी सिर्फ खड़ी हुई है, तो कौन सा फ्रिक्शन फोर्स दोनों में से ज़्यादा होगा? तो आप सिंपल सी बात है, एफ एस स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से आप लगा दोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सेंट्रीपीटल फोर्स। सेंट्रीपीटल फोर्स की हम बात कर रहे हैं, और इसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन बनता है, जो मैं वही कराऊंगा, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा इसको। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। इसमें एक ही जो है क्वेश्चन है, उसको याद कर लो। क्या? सेंट्रीपीटल फोर्स जो है, मैं बना दे रहा हूँ ये ऐसे थोड़ा बड़ा बना देता हूँ। ये एक बॉडी है जो सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है, ये, ठीक है, जिसका मास m है, और ये रोटेट कर रही है, कोई पर्टिकुलर u स्पीड होगी, ठीक है। ये r है, वही सेम ये सर्कुलर पाथ फॉलो कर रही है। तो उससे क्या होता है, एक इन्वर्ट फोर्स लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो यहाँ पर नोट डाउन करने वाली बात क्या हुई कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ना, वो इनसाइड लगता है, अंदर की तरफ, इनसाइड डायरेक्शन, ठीक है। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होगा, इसके अपोजिट में, मैंने आपको बताया। अब देखिए यहाँ पे थर्ड लॉ आ गया, क्योंकि अंदर की तरफ लग रहा है, इसके अपोजिट में मतलब बाहर की तरफ जो है, ऐसे सेम चीज़ है, ऐसे ये है, ये अंदर लग रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स, तो एक बाहर की तरफ फोर्स लगेगा, सी एफ पी सेंट्रीपिटल, और एफ एफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये बाहर की तरफ। तो सेंट्रीफ्यूगल को लगता है वो आउटवर्ड डायरेक्शन, आउटवर्ड डायरेक्शन। बस एक यही क्वेश्चन बनता है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो अंदर इधर लगता है बाहर की तरफ, तो बस इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, और इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब चलिए थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। क्या? अब हेडिंग डाल लो, सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास, ठीक है। सेंटर ऑफ मास क्या होता है, इसको समझते हैं। सेंटर ऑफ मास को समझ लेते हैं, क्या चीज़ यहाँ पर जो है बताई जा रही है। अब हम यहाँ पे दो टॉपिक और पढ़ेंगे, सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। ये दो टॉपिक और पढ़ने हैं हमें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सेंटर ऑफ मास क्या होता है। सेंटर ऑफ मास आपका, ये कोई बॉडी है, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे ना सेंटर्स, मतलब मासेस के सेंटर्स होंगे, या फिर ऐसे मत समझो, आपको मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ। देखो आप लोगों ने एक चीज़ करी होगी, जैसे कि अपनी उंगली पे आपने कुछ, कभी आप करते क्या है, जैसे कि ये पेन है, ये पेन है, सेंटर ऑफ मास की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। और अब आप मुझे एक बार बताइए, इसका एक सेंटर ऑफ मास होगा। सेंटर ऑफ मास का मतलब क्या होता है, ऐसा पॉइंट, अ पॉइंट concentrate all mass of the body, ऐसा बिंदु जो पूरी बॉडी का जो मास है, जो वेट है, उसको एक जगह केंद्रित कर दे। अ पॉइंट कंसंट्रेटेड ऑल मास ऑफ बॉडी इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, ये पेन है, अगर मैं इसको यहाँ पे नीचे से टच करूँ, मतलब मुझे उससे उठाना है,
ठीक है। अगर मैं यहाँ से उठाऊं इस जगह से, तो आप देखेंगे कि ये मेरा पेन किधर गिरेगा, इधर गिर जाएगा, क्योंकि इधर जो है मास बहुत ज़्यादा होगा। जैसे कि आप करेंगे ना, पेन को लीजिए, आप उसके पेन के नीचे अपनी उंगली रख के और उसको जहाँ पे नहीं पे उधर से उठाने की कोशिश करिए, तो पेन नीचे गिरेगा। तो इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला जो पॉइंट है, ये सेंटर ऑफ मास नहीं है। आपने फिर यहाँ से करा, नहीं हुआ। फिर आपने इधर की साइड से करा तो इधर गिरने लगा। फिर आपने यहाँ से करा, नहीं हुआ। लेकिन एक पॉइंट आया, यहाँ पर एक पॉइंट आता है जहाँ पर आप ये उंगली लगा के उठाने की कोशिश करते हैं, उंगली लगा के आप उठाने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर आप उंगली लगा के उठाने की कोशिश करते हैं, तो क्या होता है, ये पेन एज इट इज उठ जाता है। मतलब आपने फोर्स लगाया और वो एज इट इज पूरा, उसका कोई पार्ट नहीं, मतलब पूरी बॉडी जो है मूव कर गई, वो उठ गई। तो ये जो पॉइंट होगा ना, ये आपका पूरे पेन का मास को यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट कर रखा है, कैरी कर रखा है उसने। यहाँ पर वो एकत्रित है, पूरी बॉडी का मास जो है वो यहाँ पर एकत्रित है, इस लाल बिंदु पे। इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा सेंटर ऑफ मास क्या होता है। ठीक है। अब आप बस एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो क्वेश्चन बनता है, वो क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन ये है कि सेंटर ऑफ मास जब, यहाँ पे कंडीशन लिख दीजिए, ग्रेविटी यूनिफॉर्म और ग्रेविटी नॉन यूनिफॉर्म, मतलब जहाँ पे ग्रेविटी समान है, ठीक है, और यहाँ पे ग्रेविटी ज़्यादा है, कम है, जैसी भी है। अब जैसे इस पेन की बात कर लूँ, जहाँ पे ग्रेविटी यूनिफॉर्म होगी ना, तो क्वेश्चन बस ये बनता है, जहाँ पे ग्रेविटी यूनिफॉर्म होती है वहाँ पे सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम, मतलब एक ही पॉइंट पे होते हैं। सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एट सेम पॉइंट। ठीक है, तो ये सेम पॉइंट पे होते हैं। यहीं पे ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, मैं इसको अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, यही क्वेश्चन आता है। ठीक है। और नॉन यूनिफॉर्म में क्या आता है कि ग्रेविटी चेंज, सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज आती है। ग्रेविटी चेंज दी, सीओ में लिखा हूँ सेंटर ऑफ मास को, एंड सीओ जी लिखा हूँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी को। ये पॉइंट याद रखिए, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है। अब मैं पेज ऐड कर देता हूँ। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है अपना वर्क, पावर एंड एनर्जी, और इससे क्वेश्चन 100% एक आता ही आता है। तो हेडिंग डाल लो, वर्क, कार्य जिसे बोलते हैं, पावर, एनर्जी, ऊर्जा बोलते हैं, पावर को शायद शक्ति बोलते हैं। वर्क, पावर एंड एनर्जी। ठीक है। ऊर्जा और शक्ति। ये हेडिंग डाल लो आप। बढ़ रहे हैं हम आगे की तरफ। वर्क, पावर, एनर्जी में हम सबसे पहले देखेंगे कि वर्क क्या होता है। ठीक है। तो हेडिंग डाल लो वर्क। बहुत जल्दी जल्दी समझेंगे, क्योंकि इनसे कोई डेफिनेशन से क्वेश्चन नहीं बनता, तो बेफालतू में ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोई जो है, कोई टाइम वेस्ट करने का कोई पॉइंट नहीं बनता। तो देखिए वर्क क्या होता है। वर्क सिंपल सी बात है, कोई जो है, कोई कार्य जब हम करते हैं तब उसमें हम क्या करते हैं कि जैसे कि आप एग्जाम्पल से समझिए, कोई बॉडी है, तो बाह्य बल लगाने पे, बाह्य बल लगाने पे ये मान के चलिए यहाँ से यहाँ पहुँच रही है, और इसने एक्स डिस्टेंस, ये स्मॉल डी डिस्टेंस, या फिर एक्स मान लेते हैं, एक्स डिस्टेंस ट्रैवल कराइए। ठीक है, ये एक्स डिस्टेंस इसने ट्रैवल कर दिया, ये बॉडी थी। तो जो है वर्क, तो कितना वर्क हो गया, वर्क हो गया
हमने कितना काम करा, जितना हमने बल लगाया और जितने ये मूव कर गई, कितनी मूव कर गई, x, यही हमारा वर्क है, इसको वर्क बोलते हैं। कि बाह्य बल लगाने पे कोई बॉडी कितना मूव कर जाती है, कितना डिस्प्लेस हो जाती है, तो डिस्प्लेसमेंट और बाह्य बल के गुणनफल को हम वर्क कार्य बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई। अब एक्चुअली इसमें एक प्रॉब्लम क्या आती है, ये तो जब था जब, ये तो एक सिंपल डेफिनेशन हो गई, लेकिन अब कहानी यहाँ पे कब चेंज होती है, जब हमसे बोला जाए कि हमने एक्सटर्नल फोर्स जो है वो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड एट थीटा डिग्री। अब हम थीटा डिग्री पे जब हम फोर्स लगाते हैं तब यहाँ पे जो वर्क है वो वर्क क्या हो जाता है, वर्क हो जाता है एफ इंटू एक्स, एफ कॉस थीटा, सॉरी, ये आपका बल हो जाता है। कैसे, ये ऐसे, जैसे कि मान के चलिए कि आपने ये है और आपने ये जो है फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन ये थीटा डिग्री पे लगा रहे हैं, ये ठीक है। तो जो है एफ इंटू एक्स की आएगा, एफ एक्स कॉस थीटा। ठीक है, तो अब इस थीटा डिग्री पे लगाने पे वो कितना मूव कर गई, क्या हुआ, ये सब चीज़ें। ठीक है, अब इसमें दो कंडीशन है, वो आप नोट डाउन कर लीजिए। क्या, वो आपको पता चल रहा होगा। कंडीशन केस यहाँ पे दो बनते हैं, केस 1 और केस 2। केस 1 में क्या है, जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, और केस 2 क्या है, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है। अब आपको पता ही है, जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी तो जो वर्क होगा वो जो है वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, और जो है वर्क मैक्सिमम होगा, और क्या होगा, फोर्स जो है वो हमारा हाँ, जो थीटा की वैल्यू है वो वर्क मैक्सिमम होगा, और जब जो जो थीटा है हमारा 90 डिग्री पे लगा हुआ तो हमारा जो वर्क है वो मिनिमम होगा। बस ये दो केस हैं, इनको ध्यान रखना, क्योंकि ये कभी कभार पूछ ले जाते हैं। आपको बोल देगा कि अगर 0 डिग्री पे हम वर्क करते हैं, 0 डिग्री पे अगर हम वर्क करते हैं तो वर्क कैसा होगा, मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज, इस तरीके से पूछ लेगा। तो आप जो है 0 डिग्री पे मतलब तो वर्क मैक्सिमम होगा, अगर 90 डिग्री पे लगाएंगे तो वर्क हमारा मिनिमम होगा। 90 डिग्री का मतलब वही है, देखिए अगर आप जो है ऐसे फोर्स लगाएंगे, ठीक है, और नीचे प्लेन है तो वर्क कहाँ होगा, बहुत मिनिमम होगा। और अगर ऐसे लगाएंगे तो 0 डिग्री है फोर्स, तो वर्क जो होगा वो मैक्सिमम होगा। तो मेरे ख्याल से वर्क तो समझ गए हम लोग। ठीक है, अब आगे बढ़ रहा हूँ। अब हम बात करते हैं पावर की, शक्ति की। ठीक है, पावर जो है, पावर का मतलब क्या होता है, पहले तो ये देखते हैं। पावर मतलब शक्ति। शक्ति का मतलब ये है कि बहुत सिंपल भाषा में बताऊँ आपको, कि कोई काम करा दिया जा रहा है तो वो काम कितनी जल्दी किया जा सकता है, वो काम कितने समय में किया जा सकता है, वही पावर कहलाती है, उस व्यक्ति की या फिर उस मशीन की, किसी चीज़ की भी। क्योंकि पावर किसी न किसी व्यक्ति की होगी, किसी न किसी मशीन की होगी, तो वो जो है कितनी जल्दी वो कर सकता है, तो उसको हम पावर बोलते हैं। जैसे कि अगर इसको मैं फिजिक्स की टर्म में बोलूँ तो पावर क्या, वर्क डन पर यूनिट टाइम, amount of work पर यूनिट टाइम। ठीक है, इसको हम बोलते हैं पावर है। और जो पावर है वो क्या है, आपका पावर जो होती है वो समानुपाती होती है आपकी वर्क के, क्योंकि भाई जितना वर्क हो रहा है उतनी पावर होगी। और एक चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है, पावर जो है वो विथ समानुपाती होती है टाइम के। इस चीज़ को बहुत ध्यान से रखना। क्वेश्चन आ जाता है कि अगर कोई व्यक्ति, दो व्यक्ति हैं, वो दोनों जो है 10-10 किलो भार उठाते हैं, और वो 10-10 किलो भार उठा के
बी फ्लोर पर रखते हैं, लेकिन ए जो है वो 1 घंटे में करता है, बी जो है उसको 2 घंटे में करता है, तो किसकी पावर ज़्यादा है? तो आप देखिए जो ज़्यादा टाइम लेगा उसकी पावर कम होगी, जो टाइम ज़्यादा लेगा उसकी पावर कम होगी, जो टाइम कम लेगा उसकी पावर ज़्यादा होगी। तो मेरे ख्याल से ये रेशियो समझ में आ जाएगा। अब इसके कुछ ये इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन कुछ कन्वर्जन्स जो हैं वो आ जाती हैं, वो हमेशा ध्यान रखिए। देखिए पावर को हम जो है वॉट में नापते हैं, ठीक है, पावर को हम वॉट में नापते हैं, और जो है इसका आपकी इसमें बहुत सारे कन्वर्जन्स होते हैं, उन कन्वर्जन्स को देखते हैं हम। जैसे कि आपको मैं बताऊं, इसकी जो एसआई यूनिट होती है 1 वाट की, एसआई यूनिट जो पावर की होती है वो वाट होती है, इसको ध्यान से लिख लीजिए। वो होती है वाट। अगर एसआई यूनिट पूछे तो भाई वाट ही होती है, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो अब मैं एक तो इसको नोट डाउन कर लेना, दूसरा है ये कि 1 हॉर्स पावर की वैल्यू होती है 746 वाट, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लेना, ये बहुत ज़रूरी आता है। और तीसरा जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे सीधे सीधे कन्वर्जन पूछ लेगा वो, क्या कि 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट ये होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ये तीन जो है ना कन्वर्जन्स, इनको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे ख्याल से पावर पढ़ लिया है, एनर्जी पावर हमने पढ़ ली है, वर्क पढ़ लिया है। अब हम बात करेंगे एनर्जी की। अब बात आ जाओ भाई एनर्जी पे। एनर्जी मतलब ऊर्जा, ठीक है। अब एनर्जी की बात कर रहे हैं, एनर्जी क्या है? तो पहले तो हमेशा एक चीज़ अपने दिमाग में रख लेना, जो मैं अब स्टेटमेंट बोलने जा रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनना। एनर्जी एक ऐसी क्वांटिटी नहीं बोलूँगा, एनर्जी एक ऐसी, एक तरीके से मान के चलिए एक ऐसी कैपेसिटी है जो ना तो ख़त्म हो सकती है और ना ही बनाई जा सकती है, ये बस कन्वर्ट हो सकती है एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी की फॉर्म में, और इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये पहले इसलिए बता रहा हूँ कि आप इस चीज़ को समझिए कि एनर्जी बनाई जाती है, ना तो बनाई जा सकती है ना ही ख़त्म करी जा सकती है। एनर्जी एनर्जी अपने आप बनती है और वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। मेरे ख्याल से इतनी बात समझ गए आप। एनर्जी क्या है? एनर्जी एक कैपेसिटी है जो है काम को करने की, कैपेसिटी टू डू वर्क, कैपेसिटी टू डू वर्क, काम को करने की क्षमता, मतलब काम को करने की एक तरीके से कितने जो है आप कितने लंबे समय तक आप काम कर सकते हैं, तो वो एनर्जी को दर्शाता है। अब एनर्जी जो है वो आपका दो तरीके की एनर्जी होती है, एक होती है आपकी पोटेंशियल एनर्जी और दूसरी आपकी होती है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और इनसे एक ना एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा एनर्जी से, समझ गए। तो एनर्जी में आपको हमने पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, अब एक एक करके चलो इनको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी जो है देखिए, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी को बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा, ऐसी कुछ बोलते हैं, स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी जब हम किसी बॉडी की पोजीशन, ठीक है, और शेप में चेंज लाने की कोशिश करते हैं, या फिर चेंज लाते हैं, तब उस बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है।
आ जाती है। समझ में आई मेरी बात? कैसे? इसका एग्जाम्पल देखो, बड़ा प्यारा एग्जाम्पल बताऊंगा आपको। स्प्रिंग, अब ये स्प्रिंग है, अब ये स्प्रिंग को मैंने यहाँ से फोर्स लगाया और यहाँ पर एक बॉल है। अब जैसे ही मैंने फोर्स लगाया तो ये स्प्रिंग जो है सिकुड़ गई और सिकुड़ के ऐसे आ गई। तो जैसे ही मैंने इस पर इधर फोर्स लगाया आपका, तो ये स्प्रिंग सिकुड़ गई। अब इस स्प्रिंग में जो ये सिकुड़ी हुई स्प्रिंग है, इसमें क्या है? इसमें पोटेंशियल एनर्जी भरी हुई है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको ना पोजीशन या शेप, मैंने इसकी शेप चेंज कर दी, पोटेंशियल एनर्जी आ गई इसमें। एक और एग्जांपल देखिए, ये एक जो है वो है, यहाँ से एक थ्रेड है और यहाँ पर एक टायर लटका हुआ है, ठीक है। अब क्या किया, इस टायर को मैंने यहाँ से फोर्स लगाया, ठीक है। अब ये तो सिचुएशन थी, ये तो इसकी जो है पोजीशन थी, पोजीशन इसकी यहाँ पे थी, ये पोजीशन थी। अब जैसी जो है मैंने यहाँ पे फोर्स लगाया, एफ फोर्स लगाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और ये पोजीशन जो है इसकी चेंज हो गई। अब जो है टायर इस पोजीशन में है, एक सेकंड, टायर जो है वो इस पोजीशन में है आपका, यहाँ पहुंच गया टायर। अभी मैंने पकड़ा हुआ है, इसे छोड़ा नहीं है, लेकिन इसको जो जो सेकंड पोजीशन है ये P1 पोजीशन है, ये P2 पोजीशन है, ठीक है। अब यहाँ से मैंने बल लगाया और फोर्स लगा के यहाँ पे मैं इसको लाया, लेकिन यहाँ पे मैंने इसको भी पकड़ा हुआ है। अब इस क्या हुआ है, जैसे मैं जब मैं इसको पकड़ा हुआ तो ये जो टायर है इस कंडीशन में P2 में, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर, इस टायर के अंदर आ गई। समझ गए मेरी बात? आप पोजीशन में चेंज लाएं, आप शेप में चेंज लाएं, तब आपकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो उस बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। एक एग्जांपल और देखिए, आप जो है ये एक बिल्डिंग है, ठीक है, ये पहला फ्लोर, ठीक है, ये दूसरा जो है ये दूसरा फ्लोर, ठीक है, और ये तीसरा फ्लोर, ठीक है, और ये छत दी हुई है, ठीक है। अब यहाँ से आप एंटर करते हैं, चढ़े आप सेकंड फ्लोर पे आए, यहाँ से चढ़े, फिर आप थर्ड फ्लोर पे आए, यहाँ से चढ़े, फिर आप छत पे आ गए, छत पे आप यहाँ खड़े हुए हैं। तो आप नीचे थे, आपकी पोजीशन अब कहाँ हो गई? आप यहाँ खड़े हुए थे, ये रहे आप मुस्कुरा रहे हैं, यहाँ पे आपकी पोजीशन P1 थी, अब आप यहाँ खड़े हुए हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं, ठीक है। तो जो है आप यहाँ खड़े हुए, तो आपकी पोजीशन P1 से P2 आ गई, तो आपने अपनी पोजीशन चेंज करी। अब आप क्या हुआ, आप जमीन से h डिस्टेंस ऊपर खड़े हुए, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि आपके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी आ चुकी है जो कि है mgh, किसकी वजह से? हाइट की वजह से। उस पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी है? mgh, हाइट है h, g गुरुत्वाकर्षण जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है, और m आपकी बॉडी का कितना मास है। तो आपके छत के होने की वजह से आपके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी आ गई mgh। समझ गया आप मेरी बात? अगर आप अपनी पोजीशन चेंज करेंगे तो आपके अंदर पोटेंशियल एनर्जी घुसेगी, बहुत सिंपल सी बात है। तो मेरे ख्याल से पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। सीधे सीधे क्वेश्चन आएगा कि आपकी बॉडी का वेट, कोई बंदा उसकी बॉडी का वेट m है, ग्रेविटेशन जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो 9.8 दिया है और वो 30 मीटर ऊपर लिफ्ट से पहुंच जाता है, तो ये बताओ कि
30 मीटर ऊपर लिफ्ट पे जब वो इस टाइम है तो उसमें कितनी स्थितिज ऊर्जा या फिर पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो सीधे सीधे फॉर्मूला लगाना है पोटेंशियल एनर्जी का mgh और सीधे सीधे आंसर पा जाना है। समझ में आ गई मेरी बात। अब आगे बढ़ रहा हूँ, मैं बढ़ रहा हूँ अब सीधे सीधे काइनेटिक एनर्जी पे। ये बात तो हो गई पोटेंशियल एनर्जी की और काइनेटिक एनर्जी। हेडिंग डाल लो काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी कोई भी बॉडी जब v वेग से या फिर किसी v वेलोसिटी से जब मूव करती है तब उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। जैसे बहुत सिंपल सा है, ये कार है, ये रही कार, ठीक है। ये v वेलोसिटी से बहुत तेजी रफ्तार से जो है आगे बढ़ रही है, तो इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी इसकी। बस काइनेटिक एनर्जी का ये कंसेप्ट है, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट होगा उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी। मूविंग ऑब्जेक्ट के अंदर, मूविंग ऑब्जेक्ट अगर उसका मास खुद का है तो उसके अंदर मूविंग ऑब्जेक्ट एक सेकंड, मूविंग ऑब्जेक्ट हैविंग काइनेटिक एनर्जी। बस इस चीज़ को ध्यान रखिए, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है उसके अंदर उसका कुछ मास है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आएगी, क्योंकि वो किसी न किसी वेलोसिटी से जो है मूव कर रहा है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी। अब यहाँ पे कुछ चीज़ देख लीजिए क्या। अब मान के चल के चलते हैं कि कोई बॉडी, कोई जो है ये बॉडी है, ये कोई बॉडी है जो स्मॉल m से जो है v वेलोसिटी से आगे मूव कर रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है वो होता है हाफ mv²। ठीक है, अब इसमें जो क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा, जो बोर्ड वाले हैं वो बेवकूफ़ नहीं है, क्वेश्चन कैसे आएगा वो देखिए। इसको नोट कर लेना बहुत अच्छे तरीके से, मतलब नोट करके लिखिए। क्या देखिए, यहाँ पे लिखिए काइनेटिक एनर्जी और यहाँ पे लिखिए आपका मास और यहाँ पे लिख दिए वेलोसिटी। ठीक है, क्या अगर मास 2 गुना हो जाता है तो काइनेटिक एनर्जी 2 गुनी हो जाएगी। अगर वेलोसिटी 2 गुना होती है तो काइनेटिक एनर्जी 4 गुना हो जाएगी। समझ रहे हैं आप मेरी बात? काइनेटिक एनर्जी आपकी 4 गुनी हो जाएगी। थोड़ा शोर आ रहा होगा तो उसको ज़रा इग्नोर करिएगा। जो है आप तो सबसे समझे आप मेरी बात, इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे। वो बोल देगा कि काइनेटिक एनर्जी 2 गुना हो गई, वो सॉरी वेलोसिटी 2 गुना हो गई, तो आपका काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? तो हम बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी 4 गुना हो जाएगी। ठीक है, एक सेकंड रुकिए जरा। हाँ तो गाइस जो है क्वेश्चन जो है वो ये नहीं पूछेगा, अगर आता है तो वो आपको मास दे देगा और बोल देगा इतनी वेलोसिटी से चल रहा है तो काइनेटिक एनर्जी उस बॉडी की निकालो, आप निकाल दोगे। लेकिन अगर क्वेश्चन अच्छे आएंगे तो वो बोलेगा कि अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी 2 गुना हो जाती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? 4 गुना हो जाएगी। अगर किसी बॉडी का मास डबल कर देते हैं तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी 2 गुना हो जाएगी। समझ गए आप? ये चीज़ को बस नोट डाउन करके रखना, ये चीज़ पेपर में आती है जो मैंने आप कराई है। ठीक है, तो ये हो गया। अब एक चीज़ और देख लेते हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्या? देखिए, जब इसको भी नोट डाउन के नोट डाल के लिख लीजिए। हाइट पे, जब किसी हाइट पे आप जाते हैं, किसी हाइट पे, तो वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0 होती है। ठीक है, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना। और जो है अगर आप ऊपर से कोई पत्थर फेंक रहे हैं और उसकी हाइट जो है वो है मान लीजिए 20 मीटर है। ठीक है, पेज ऐड कर देता हूँ। देखिए ये 20 मीटर हाइट दी हुई है। अब यहाँ से आप पत्थर फेंक रहे हैं तो यहाँ पर उस पत्थर का वेट जो है 2 kg है, तो यहाँ पर तो उसकी जो है काइनेटिक एनर्जी वो जो है आपका पोटेंशियल एनर्जी है। लेकिन जैसे ही वो पत्थर नीचे जाएगा तब उसकी जो नीचे गिरेगा आके
तब उसकी जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है वो जीरो हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी उस आ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी होगी वो आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो समझ गए मेरी बात आप? ये बात तो आपको समझ में आ गई। अब जल्दी से कुछ पॉइंट और देख लो काइनेटिक एनर्जी के बारे में। जैसे कि मैंने आपको भी एक एग्जांपल दिया टायर वाला, ठीक है, ये टायर था। अब आपने क्या करा, ये टायर खींच के यहाँ पे बांध दिया, ठीक है, ये आ गया टायर, ठीक है। अब ये टायर बंधा हुआ है, इसमें क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। अब जैसे ही आप टायर छोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, टायर छूटा और ये रिटर्न हुआ। अब पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी, अब काइनेटिक एनर्जी आएगी। तो मेरे तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर यह है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होती है काइनेटिक एनर्जी में, समझ रहे हैं, और काइनेटिक एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो सकती है पोटेंशियल एनर्जी में। बस इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये एक बहुत बड़ा नोट है, इसको लिख लीजिए। पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। अब आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। अब जो है कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मैंने आपको बता दिया कि एनर्जी ना तो डिस्ट्रॉय हो सकती है, नाइदर क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय, ओनली कन्वर्ट फ्रॉम वन एनर्जी टू अनदर, ठीक है। अब जरा कुछ एग्जाम्पल हैं उनको लिख लीजिए। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है जो कि जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखिए जरा कि मतलब कौन सा जो आज के टाइम पे इंस्ट्रूमेंट चल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ चल रही है, वो कौन सी एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो लिखिए पहले सोलर सेल, ठीक है। सोलर सेल आपने देखा होगा घरों में यूज़ होते हैं। सोलर सेल क्या करता है, जो सोलर एनर्जी होती है, सन की एनर्जी होती है, उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। मैं शॉर्ट में लिख दूंगा, आप बस उसको लिख दीजिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ई का मतलब, ठीक है। नंबर 2 डायनेमो। ये ऐसे आपसे पूछा जाए कि डायनेमो किस एनर्जी को किस में एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो डायनेमो जो है, एम ई का मतलब मैकेनिकल एनर्जी को आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। नंबर 3 माइक्रोफोन। माइक्रोफोन आपको पता है साउंड एनर्जी होती है, ऐसी साउंड एनर्जी, SO लिख दे रहा हूँ नीचे, साउंड एनर्जी समझ जाना। साउंड एनर्जी जो है वो क्या करती है, आप माइक्रोफोन यूज़ करते हो तो साउंड बोलते हैं, और वो क्या करता है, आपको फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। अब जैसे कि देखिए मैं स्टार लगा दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, कुछ तो बता दोगे लेकिन कुछ में कंफ्यूज हो जाओगे। लाउड स्पीकर, ये क्या है, लाउड स्पीकर क्या करती है, लाउड स्पीकर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है, SOE लिख दिया हूँ, ठीक है। 5वां म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट ये क्या करते हैं, ये मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं साउंड एनर्जी में। आपने देखा होगा ना कि गिटार वगैरह तो आप उंगली चला के मैकेनिकल काम करते हैं, तभी तो आवाज़ आती है, तो वो साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है। 6 बल्ब, मेरे ख्याल से ये आसान है। बल्ब क्या करता है, आपका इलेक्ट्रिसिटी आती है, इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर जाती है और वैसे वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। आगे बढ़ रहा हूँ, हीटर क्या करता है, हीटर आप लगाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी आती है और फिर वो क्या करता है, आपको रेडिएशन फेंकता है, मतलब थर्मल एनर्जी। ये तो लिखना पड़ेगा वरना, थर्मल एनर्जी, ठीक है। आगे बढ़ रहा हूँ, कैंडल, ठीक है। इस तरीके के एग्जाम्पल आते हैं। कैंडल क्या करती है, केमिकल एनर्जी कैंडल क्या करती है, लाइट एनर्जी में चेंज कर देती है, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे कोल क्या करता है, केमिकल एनर्जी को थर्मल एनर्जी में चेंज करता है। तो ये जो है आपको मैंने आज काफ़ी कुछ ख़त्म करवा दिया आपका। तो ऐसी क्लासें आगे कंटिन्यूटी में रहेंगी, बस ध्यान से जो है चीज़ों को रिटेन करते रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है।
और पूरा जीएस का सिलेबस जो है एनटीपीसी और दिल्ली पुलिस के लिए करवा दिया जाएगा। बेफिक्र होकर तैयारी करिए। आज काफ़ी कुछ कवर करवाया। ऐसी क्लासें चलेंगी 2-2 ढाई-ढाई घंटे की और आपको चीज़ें सारी कवर करा दी जाएंगी। ठीक है, चलिए, थैंक यू।